चलो फाइनल के बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग आपके अगले चैप्टर के रिवीजन के साथ, जो कि यहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। बेसिकली इसके अंदर अपन सेक्शन एज वेल एज रूल्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 15 किसकी बात करता है? सेक्शन 15 बोलता है कि आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या रहेगा। तो गवर्नमेंट को आपके ऊपर बहुत भरोसा है। गवर्नमेंट बोलता है जो वैल्यू पे आप लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हो हम लोग उसको आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। बट आप दो बातों का ध्यान रखना कि आपके जो पार्टीज है वो दोनों ना रिलेटेड नहीं होने चाहिए, उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। और जो प्राइस आप लोग पे कर रहे हो वो सोल कंसीडरेशन रहना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन रेसिपिएंट एंड सप्लायर अनरिलेटेड है, प्राइस सोल कंसीडरेशन रहा, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी कि प्राइस जो आपने एक्चुअली पे किया या पे करने वाले हो उसको अपन आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मान लेंगे। बट सेक्शन 15(2) बोलता है कि आपको टोटल लेना है यहाँ पे 5 बातों का इंक्लूजन करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। यानी कि अगर ये 5 बातें अलग से दी गई है तो वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होनी चाहिए। जिसके अंदर सबसे पहला आता है कि अगर आप लोग कोई भी टैक्सेस, ड्यूटीज से फीस को चार्ज कर रहे हो अंडर एनी लॉ इन फोर्स अदर देन जीएसटी, तो आप उसको आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर दोगे, जिसको चार्ज करना चाहिए सेपरेटली बाय द सप्लायर। मतलब सर अगर सप्लायर ने कोई सप्लाई किया और उसके अंदर कोई भी टैक्स लग रहा है, मंडई टैक्स, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स, जो सप्लायर चार्ज कर रहा है रेसिपिएंट के ऊपर, वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। बट सर अगर जीएसटी वाला अमाउंट है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। साथ ही साथ में अगर आपका टीसीएस है, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये ना आपका इंटरिम टैक्स लेवी है, ये फाइनल टैक्स कलेक्शन नहीं है। तो सर टैक्सेस आपके दो टाइप के रहेंगे अगर मैं यहां पे समराइज करूं तो। एक हो गया आपका जीएसटी, दूसरा हो गया आपका टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, बराबर, इनकम टैक्स। तो कहना से ये आपका इंक्लूड नहीं होगा। आपके बचे हुए जो भी अदर टैक्सेस है वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या हो जाएंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट किसकी बात करता है कि अगर कोई भी अमाउंट रेसिपिएंट पे कर रहा है थर्ड पार्टी को, आई रिपीट, अमाउंट रेसिपिएंट पे कर रहा है थर्ड पार्टी को ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई। मतलब थर्ड पार्टी को अमाउंट पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी था सेलर का, बट सेलर के बिहाफ पे कर रहा है बायर। क्यों? क्योंकि बायर एंड सेलर का जो ट्रांजेक्शन है ना उससे रिलेटेड ये अमाउंट है, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या हो जाएगी? इंक्लूड हो जाएगी। फिर अगला पॉइंट बात करते हैं, आप कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कर लो, जैसे कि कमीशनिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये एक्सपेंडिचर आपका कब तक हो रहा है? एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर ये उसके बाद में खर्चा हो रहा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। सर एग्जांपल देखो, मैंने एक एसी को परचेस किया, एसी का कॉस्ट था 50,000 रुपीज और साथ में मैंने 5,000 रुपीज इंस्टॉलेशन के पे किए। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि मेरा 55,000 रुपीज का क्या परचेस हुआ है? एयर कंडीशनर परचेस हुआ है। ये हो गया ट्रांजेक्शन नंबर 1। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में क्या हो गया? मैंने एसी को बाय कर लिया जिसके लिए मैंने कॉस्ट 50,000 रुपीज पे किया, मैं एसी को लेके घर आ गया, मुझे 3 दिन बाद याद आया कि मुझे इंस्टॉलेशन करते आता ही नहीं है, तो मैंने वापस से 5,000 रुपीज पे करके इंस्टॉलेशन की सर्विसेज ली। तो इस केस में एसी का मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने रुपीज का माना जाएगा? 50,000। और ये जो 5,000 रुपीज है ये माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो कि अलग से टैक्स होगा, टैक्स देना पड़ेगा। बट अभी ये 5,000 रुपीज आपके एसी वाले कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद में डी पॉइंट बात करता है किसी भी एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन के बारे में। यानी कि आपका ओरिजिनल सप्लाई हो गया और रेसिपिएंट ने आपको पैसा देने में कोई भी डिले कर दिया, उसके लिए अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी चार्ज किया फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन, तो ये भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। बट इधर ना दो बातों को ध्यान रखना, सर अगर आपने अमाउंट को वेव ऑफ कर दिया, वेव ऑफ मतलब अगर आपने सामने वाले को अमाउंट माफ कर दिया, तो ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, अगर एग्जाम में आपको स्पेसिफिकली कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है तो ये अमाउंट हमेशा आपकी क्या मानी जाएगी? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानी जाएगी। और जीएसटी कौन से रेट से लगेगा? तो जो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल सप्लाई है ना, ओरिजिनल क्या है आपका? प्रिंसिपल सप्लाई, वो रेट से लगेगा। आपको यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन करके क्या निकालना होगा? टैक्सेबल अमाउंट निकालना होगा। सर एग्जांपल, आपका जीएसटी का रेट दिया हुआ है 40%,
तो आप एनहांस कॉम्पेंसेशन कैसे निकालोगे, जितना भी अमाउंट आपको मिल रहा हो आप वो लोगे, इनटू 100 करोगे, डिवाइडेड बाय 140 करोगे, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 प्लस जीएसटी का रेट, उससे आपको टैक्सेबल अमाउंट को निकालना है। तो अगर आपको दिया है कि आपको लमसम इंटरेस्ट का अमाउंट मिल रहा है या लमसम पेनल्टी अमाउंट मिल रहा है 50,000, तो मानने का कि 50,000 आपका इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। पर अगर एग्जाम में क्लियर बोला गया है कि 50,000 के अलावा आपको जीएसटी मिलेगा, तो 50,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। फिर बात करेंगे सर सब्सिडी के बारे में। देखो सर, सब्सिडी आपको दो टाइप के लोगों से मिलती है। अब ये डायग्राम को देखना, आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सर सब्सिडी मुझे या तो मिलेगी गवर्नमेंट से या तो अदर से। सब्सिडी या तो किससे मिलेगी, गवर्नमेंट से या तो अदर से। सर गवर्नमेंट से मिल रही है तो वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट फॉर्म नहीं करेगी। बट सर अगर सब्सिडी आपको अदर देन गवर्नमेंट से मिल रही है तो चेक करो क्या ये लिंक्ड टू प्राइस है, क्या ये क्या है, लिंक टू प्राइस। अगर लिंक टू प्राइस है तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगी, अगर ये लिंक टू प्राइस नहीं है तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगी। सब्सिडी देख लो एक बार, अगर इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सर इसका अगर आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा ना, तो मैं एक पॉइंट बता देता हूँ आप लोगों को। देखो यूजुअली फाइनल लेवल पे ना सेक्शन 15 पे आपको कभी ज्यादा करके क्वेश्चंस पूछते नहीं है, क्योंकि रूल्स के ऊपर आपको फाइनल लेवल पे टेस्ट करते हैं। सेक्शन में आपको इंटर लेवल पे ही टेस्ट किया जाता है। बट सर अगर सब्सिडी से रिलेटेड है ना, कई बार स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सब्सिडी को सर ऐड कब करना है, लेस कब करना है। तो उसके लिए आप लोग ये टेबल को देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर अगर आपको बोला है कि सब्सिडी आपको गवर्नमेंट से मिल रही है तो आपको उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेट्स से आपका सप्लाई था 1 लाख रुपीस का और आपको 10,000 रुपीस की सब्सिडी मिल रही है, और बोला गया भाई कि ये सब्सिडी को आपने वैल्यू के अंदर कंसीडर किया हुआ है। मतलब वैल्यू 1 लाख रुपीस का था, आप 90,000 पे कर रहे हो, गवर्नमेंट 10,000 रुपीस पे कर रहा है, तो ये 1 लाख के अंदर गवर्नमेंट के 10,000 रुपीस इंक्लूडेड है, होने चाहिए थे क्या, आंसर इज नो। तो अब यहाँ पे 10,000 को क्या करोगे, माइनस करोगे। और अगर आपको बोला कि आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख है जिसमें गवर्नमेंट का 10,000 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब वो 10,000 रुपीस का इफेक्ट नहीं आया है, वो अमाउंट बढ़ी हुई नहीं है, बढ़नी चाहिए थी क्या, आंसर इज नो। बढ़ी है क्या, आंसर इज नो। तो आपको कोई भी इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। सर अदर, अगर गवर्नमेंट को छोड़ के अदर से सब्सिडी मिल रही, और चेक करो क्या वो लिंक टू प्राइस है। अपन एक एक पार्ट को देखेंगे। सर वो प्राइस को लिंक्ड है, प्राइस को लिंक्ड है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होना चाहिए, होना चाहिए। सर मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख रुपीस का है जिसके अंदर 10,000 रुपीस का सब्सिडी इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो सर इंक्लूड होना चाहिए था क्या, आंसर इज यस। आपने इंक्लूड किया है क्या, आंसर इज यस। तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। बट मैं बोल रहा हूं सर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू या तो जो आपका वैल्यू है वो 1 लाख रुपीस का है जिसमें आपको 10,000 रुपीस की सब्सिडी मिल रही है अदर देन गवर्नमेंट से, एंड आपने उसको इंक्लूड नहीं किया। सर अदर से मिल रही, प्राइस को लिंक्ड है तो इंक्लूड होनी चाहिए थी, आपने इंक्लूड नहीं की है तो आप उसको इंक्लूड कर दोगे। क्लियर है? या तो सर आपको अदर से सब्सिडी मिल रही है एंड वो प्राइस को लिंक्ड नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। बट अगर मैं बोल रहा हूं मैंने उसको इंक्लूड कर दिया है तो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी, आप उसको रिड्यूस कर दोगे। एंड मैं बोल रहा हूं सर मैंने उसको इंक्लूड किया ही नहीं है तो करना भी नहीं था, आपने बराबर काम किया है, तो आपको कोई भी इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। डन सबका? ये वाला पॉइंट समझा? चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। क्लियर है सबको यहां तक? डन सर। चलो बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। आपका इंक्लूजन वाले सारे पॉइंट यहां पे कवर हो गए। बात करेंगे अभी अपन एक्सक्लूजन्स वाले पॉइंट पे। सर एक्सक्लूड क्या होता है भैया? एक्सक्लूड होता है आपका डिस्काउंट। उसके लिए ये टेबल को आप लोग देख लो। सर डिस्काउंट आप कब दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। सर आप सप्लाई करने के टाइम पे, ड्यूरिंग और एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट दे रहे हो, तो चेक करो क्या डिस्काउंट को अपने इनवॉइस में रिकॉर्ड किया। अगर रिकॉर्ड किया तो आप उसको वैल्यू में से रिड्यूस करोगे, अगर आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो आप उसको रिड्यूस नहीं करोगे। सर अगर आप लोग डिस्काउंट दे रहे हो सप्लाई करने के बाद में, आफ्टर सप्लाई दे रहे हो, तो चेक करो वेयर द टर्म्स ऑफ डिस्काउंट नोन एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई। जब आपने ओरिजिनल सप्लाई किया तब आपको डिस्काउंट के टर्म्स मालूम थे क्या? अगर नहीं मालूम थे तो यहाँ पे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वैल्यू में से रिड्यूस नहीं होगा। पर सर जब आपने ओरिजिनल सप्लाई किया तभी आपको डिस्काउंट के टर्म्स मालूम थे। मतलब लेट्स से मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बोला कि अगर आप मेरे से 50 लाख रुपए तक का परचेस कर रहे हो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। पर अगर आपका फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख के ऊपर परचेस हो रहा है, लेट्स से 1 करोड़ तक, मैं आपको 15% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये जो
50 लाख से लेके 1 करोड़ तक जो एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है, ये आपको ओरिजिनल मालूम था जब ओरिजिनल सप्लाई हुआ था, बराबर। तो जो सब्सिक्वेंट डिस्काउंट मिल रहा है वो आपके वैल्यू में से रिड्यूस हो जाएगा। बट उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या रेसिपिएंट ने आईटीसी को रिवर्स किया क्या। अगर रिवर्स किया तो ही रिड्यूस होगा, अगर रिवर्स नहीं किया तो वो रिड्यूस नहीं होगा। सर हमें इन दोनों बातों का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ये रही आपके सामने स्क्रीन। मैं एक काम करता हूं और इजी प्रेजेंटेशन के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, जूम करते आएगा। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। डन सर, लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलो बढ़ो अभी आगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात करता है? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के सर्टन क्लैरिफिकेशंस। एक एक पॉइंट को आराम से समझ के चलेंगे, 2-5 मिनट का यहाँ पे टाइम जाएगा, बट कंसेप्ट आपके माइंड में पूरा बैठ जाएगा फिट। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेदर full ITC is available to the recipient when he makes a discounted payment to the supplier of the goods on account of commercial credit note issued by the supplier। अभी क्या होगा, ट्रांजैक्शन को आप समझ के लो। यहाँ पे जो सेलर है ना, सेलर ने गुड्स को सप्लाई कर दिया बायर को। गुड्स कितने रुपीस के सप्लाई किए? 1 लाख रुपीस के सप्लाई किए, 18,000 का जीएसटी था। ये गुड सप्लाई हो गए बायर को और उसको बोला गया था कि मैं आपको 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहा हूं, आप 3 महीने बाद पैसे दे देना। सप्लायर ने गवर्नमेंट को क्या किया, 18,000 का जीएसटी का पेमेंट कर दिया, बात खत्म। क्योंकि उसकी लायबिलिटी थी 18,000 की पेमेंट करने की। अभी सप्लायर को ना अर्जेंट पैसे की जरूरत थी। सप्लायर ने 1 महीने बाद बायर को क्या बोला कि बायर मुझे ना अर्जेंट पैसे की जरूरत है, आप एक काम करो, आप मुझे टोटल 1,18,000 रुपीज पे करने वाले थे, जिसके अंदर का 1 लाख रुपीज का मेरा अमाउंट था और 18,000 का गवर्नमेंट का अमाउंट था। आप मुझे ना 10,000 रुपीज कम पे करो, बट पैसा आज ही दो। तो यहां पे बायर कितना पैसा पे करेगा? 1,08,000 रुपीज पे करेगा। अभी ये क्वेश्चन है कि सर पहले बायर ने परचेस किया था 1 लाख रुपीज का, तो उसको 18,000 रुपीज का क्रेडिट मिला था। तो अभी बायर अगर यहाँ पे डिस्काउंटेड पेमेंट कर रहा है तो आपको ऐसा करना होगा क्या कि 1,08,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। मैं सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, 1,18,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118। तो सर ऐसा मानने का क्या कि यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट आपकी 91525 आ रही है और उसके ऊपर जीएसटी 18% यानी कि 16,746 रुपीज का है। और सर इसने क्रेडिट 18,000 रुपीज का लिया, इसको मिलना चाहिए था 16,746 का, 18,000 माइनस 16,746 का, और रेसिपिएंट को 1,254 रुपीज का जो आईटीसी क्लेम किया था उसको रिवर्स करने की जरूरत है क्या? तो यहाँ पे क्लियर क्या बोल रहे, ये जो 10,000 रुपीज दिया गया हुआ है ना, ये एक आपका कमर्शियल क्रेडिट नोट है। क्या है ये? कमर्शियल क्रेडिट नोट। ये जो कमर्शियल क्रेडिट नोट है यानी कि इसके अंदर जो आप लोगों को अभी डिस्काउंट मिल रहा है ना, ये डिस्काउंट आपको ओरिजिनल सप्लाई करने का टाइम पे नहीं मालूम था। मालिक ये आपका एक ऐसा क्रेडिट नोट इशू किया गया है जिससे जो आपका सप्लायर है उसकी अमाउंट कम हो रही है। सप्लायर यहाँ पे 18,000 का पूरा लायबिलिटी गवर्नमेंट को पे कर चुका है। जब गवर्नमेंट को 18,000 का पूरा जीएसटी का अमाउंट मिल रहा तो रेसिपिएंट को भी पूरे 18,000 का यहाँ पे आईटीसी क्लेम करते मिल जाएगा, उसको कोई भी अमाउंट रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। ये था आपका क्लैरिफिकेशन ऑन द पॉइंट नंबर 1। सर क्लैरिफिकेशन आपका दूसरे पॉइंट के ऊपर आ रहा है। मैं सारे पॉइंट्स आप लोगों को बहुत आराम से समझा दूंगा, खाली हेडिंग पढ़ो। खाली नो एग्रीमेंट, देखो नो एग्रीमेंट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द एंड कंज्यूमर, और सेकेंड मैन्युफैक्चरर हैज सम एग्रीमेंट विद द एंड कस्टमर टू सप्लाई द गुड्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। यहां पे ना एक होलसेलर है, यहां पे कौन है? एक होलसेलर। यहां पे कौन है? आपका मैन्युफैक्चरर। होलसेलर ने मशीनरी 1 सप्लाई की कस्टमर ए को, ठीक है, और दूसरी मशीनरी सप्लाई की कस्टमर बी को। लेट्स से ये कार का एग्जांपल है। कस्टमर ए ने होलसेलर को पैसा पे किया ₹10 लाख। कितना रुपीस पे किया? 10 लाख। और बी ने भी होलसेलर को कितना पे किया? ₹10 लाख। दोनों ने कितना पे किया? 10 लाख। अच्छा, मैन्युफैक्चरर का यहां पे मिस्टर बी के साथ है ना एक कॉन्ट्रैक्ट था
जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर ने मिस्टर बी को क्या बोला कि हमारी कार, बहुत ध्यान से सुनना, हमारी कार का मार्केट वैल्यू 11 लाख रुपए, बट अगर आप ये होलसेलर से बाय करोगे तो होलसेलर आपको कितने में देगा, 10 लाख रुपीज में देगा। यानी कि मैन्युफैक्चरर का एंड कंज्यूमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था जिसके अंदर उसने बोला था कि आप इसी होलसेलर से बाय करना। तो यहां पे होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को, सॉरी, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को फॉर द कार सप्लाई टू कस्टमर बी, उसके लिए क्या दिया, ₹1 लाख का कमर्शियल क्रेडिट नोट। कमर्शियल क्या दिया, क्रेडिट नोट। और यहां पे उसने क्या किया, होलसेलर को और एक कमर्शियल नोट दिया, लेट्स से सेम अमाउंट का ₹1 लाख का, फॉर द सप्लाई ऑफ द कार मेड बाय होलसेलर टू मिस्टर ए। बट भैया यहां पे आपका मैन्युफैक्चरर का और एंड कंज्यूमर का कोई कॉन्ट्रैक्ट था क्या, कोई कॉन्ट्रैक्ट था क्या, आंसर इज नो। मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर ए का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वेयर एज मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर बी का क्या था, आपका कॉन्ट्रैक्ट था। क्या था, कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में क्या बोला गया हुआ है कि ये जो 1 लाख रुपीज है, जो कितना रुपीज है, 1 लाख, जो मैन्युफैक्चरर ने कमर्शियल क्रेडिट नोट दिया है कस्टमर बी को, सॉरी, जो मैन्युफैक्चरर ने दिया है होलसेलर को, क्योंकि होलसेलर ने सप्लाई किया है मिस्टर बी को, ऐसा माना जाएगा कि होलसेलर ने जो सप्लाई किया है मिस्टर बी को, उसका कंसीडरेशन मिस्टर बी ने कितना पे किया, 10 लाख, और उसका कंसीडरेशन मैन्युफैक्चरर ने किया 1 लाख। यानी कि ये जो टोटल सप्लाई बाय होलसेलर टू मिस्टर बी, वो हो जाएगा आपका ₹11 लाख का। कितने का हो जाएगा, ₹11 लाख का। और सर जो सप्लाई यहाँ पे होलसेलर कस्टमर ए के साथ कर रहे हैं, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना माना जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपीज माना जाएगा। बट सर यहाँ पे भी तो मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख रुपीज का कमर्शियल क्रेडिट नोट दिया है, तो ये कमर्शियल क्रेडिट नोट का आपका सेपरेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर ए का कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं था। ठीक है, बस वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर यही पॉइंट लिखा हुआ है सारा। देखो अगर मैं यहाँ पे लाइंस में आप लोगों को पढ़ाऊं, तो यहाँ पे जब आपका कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये सिर्फ है ना डिस्काउंट दिया है, किसने डिस्काउंट दिया है, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, ताकि होलसेलर आगे कॉम्पिटेटिव प्राइस दे सके, बराबर। एंड ये कोई भी लिंक नहीं है टू इंडिपेंडेंट एक्टिविटी रेंडर टू द मैन्युफैक्चरर, इसके लिए अपन उसको कंसीडरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। बट नीचे अगर मैन्युफैक्चरर एंड एंड कंज्यूमर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था, तो इस केस में बोला गया हुआ है ये जो भी डिस्काउंट है ये इंक्लूड होगा इन द ओवरऑल कंसीडरेशन एज इंड्यूसमेंट टुवर्ड द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द डीलर टू द एंड कंज्यूमर। ठीक है सर, अगला पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं, वेदर पोस्ट सेल डिस्काउंट बाय द मैन्युफैक्चरर टू द डीलर कैन बी ट्रीटेड एज कंसीडरेशन फॉर द एक्टिविटीज परफॉर्म टू प्रोमोट द सेल्स ऑफ द गुड। दो बातें समझ के लेना, इधर आपका एक ये पार्ट है और नीचे आपका एक सेकेंड पार्ट है ये वाला। यहां पे क्या बोल रहे कि देखो यहां पे मैन्युफैक्चरर ने गुड सप्लाई किए थे, किसको गुड सप्लाई किए थे, होलसेलर को। कितने रुपीस के गुड सप्लाई किए थे, 1 करोड़ रुपीस के गुड सप्लाई किए। होलसेलर ने ना कंप्लीट स्टॉक को सेल कर दिया, किसको सेल कर दिया, कंप्लीट स्टॉक को क्या कर दिया, सेल कर दिया। इसके लिए मैन्युफैक्चरर ने ईयर एंड पे उसको एडिशनल 10% का डिस्काउंट दिया ऑन ₹1 करोड़, यानी कि कितने रुपीस का डिस्काउंट दिया, 10 लाख। तो ऐसा मान सकते हैं क्या कि 10 लाख रुपीस एक कंसीडरेशन है, एक क्या है, कंसीडरेशन पेड बाय, कौन पे कर रहा, पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा मान सकते हैं कि अपन कि होलसेलर ने कोई भी सेल्स प्रमोट करने की एक्टिविटीज दी जिसकी वजह से पूरा स्टॉक सप्लाई हो गया, इसके लिए मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 10 लाख रुपीस का कंसीडरेशन पे किया। तो आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होलसेलर का काम था अपने गुड्स को बेचना, होलसेलर को जितना गुड्स बेचना था वो भी तो पैसा कमा रहा, उसने अपने गुड्स को बेच के पैसा कमा लिया। ये जो 10 लाख रुपीस है ये आपका क्या माना जाएगा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। क्या माना जाएगा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट विच वॉज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई, जो आपका ओरिजिनल सप्लाई करने के टाइम पे मालूम नहीं था। और अगर ये ओरिजिनल सप्लाई करने के टाइम पे मालूम नहीं था तो अपन क्या बोलेंगे, इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से इसको माइनस मत करना,
वैल्यू ऑफ सप्लाई में से इसको अपन रिड्यूस नहीं करेंगे। ये हो गया एक पार्ट, ठीक है। बट सर ऐसे मानो कि यहाँ पे ना एक मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पे ना एक मल्टी ब्रांड का डीलर है। यहाँ पे कौन है? एक मल्टी ब्रांड का होलसेलर है। या तो सर ऐसे पकड़ के चलो, यहाँ पे ना आपका एक होलसेलर है और यहाँ पे ना एक मल्टी ब्रांड का ना आपका रिटेलर बंदा है। होलसेलर ने रिटेलर को क्या बोला कि मैं तुझे आज सप्लाई कर रहा हूं लेट से 10 करोड़ रुपीस का मटेरियल, बट तू मेरा मटेरियल क्या करेगा? फ्रंट में डिस्प्ले करेगा। फ्रंट में क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा। मेरा जो एडवर्टीजमेंट है उसका तू बोर्ड तेरे यहां पे लगाएगा, तेरे शॉप में इसका बोर्ड लगाएगा। अगर तू ये बातें कंटिन्यूस 6 महीने के लिए पूरी करता है, 6 मंथ्स के लिए, तू मेरा जो प्रोडक्ट है एंट्री करने के बाद में तेरे शॉप में सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट दिखना चाहिए, और जो भी प्रोमिनेंट प्लेसेस है वहां पे तू अगर मेरा एडवर्टीजमेंट करवाता है तो मैं तुझे ईयर एंड पे 2% डिस्काउंट दूंगा एडिशनल। ईयर एंड पे क्या करूंगा? 2% डिस्काउंट दूंगा। मल्टी ब्रांड डीलर ने ये टर्म्स को कंप्लाई किया, उसको 10 करोड़ का 2%, वो कितना आता है? 20 लाख रुपीस का ईयर एंड पे डिस्काउंट मिल रहा। तो इस केस में कहना है से अभी ये जो रिटेलर है उसने एडवर्टीजमेंट बोल दो या तो सेल्स प्रमोशन का सर्विस प्रोवाइड किया। किसको प्रोवाइड किया? रिटेलर ने प्रोवाइड किया। किसको प्रोवाइड किया? होलसेलर को, जिसके लिए यहां पे होलसेलर ने उसको कंसीडरेशन पे किया। कितने रुपीस का पे किया? 20 लाख रुपीस का पे किया। तो ये 20 लाख रुपीस को अभी आपका क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। क्लियर है आप सबको ये वाले पॉइंट्स? डन। तो ये रहे इसके एग्जांपल्स। अगर आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल्स देखने हैं, फोटो या स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये रहा स्क्रीन के ऊपर, आप लोग ले लो। एक काम करता हूं मैं इसको और बड़ा दिखाने के लिए ना आपको ऐसे करके देता हूं। ये देखो सर, ये रहा एग्जाम्पल। अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। डन सर, सबका याद तक? बढ़ो आगे। ओके सर। सर फिर अभी ना यहाँ पे सर्टन इश्यूज है जिसके बारे में अपन बात कर लेंगे। सबसे पहला इशू किसकी बात चालू है? सर टीसीएस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा? आंसर इज नो, ये इंक्लूड नहीं होगा। फिर अगला वाला पॉइंट जो यहाँ पे बात करता है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर यूजिंग मोल्ड्स एंड डाइज ओन्ड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर व्हिच आर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या ये आपके वैल्यू में इंक्लूड होगा या वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा? सर इसको भी मैं आप लोगों को ना एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। देखो ध्यान से, क्या हो गया था, बहुत ध्यान से कंसेप्ट को समझ के चलना। यहां पे ना आपका एक है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। लेट से ये आपका कोई भी बंदा कार मैन्युफैक्चरर था, उसने क्या किया? कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को बोला आप मेरे लिए क्या बनाओ? मिरर बना के दो। तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को ये बनाने के लिए लग रहा था मोल्ड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने बाय किया और उसको ट्रांसफर किसको कर दिया? कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को। तो सर यहां पे ना आपका जो आगे का डिस्कशन है वो दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाता है। सर ये जो मोल्ड था, मोल्ड, इसका कॉस्ट किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था? ये जो मोल्ड का कॉस्ट है ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था? ये यहां पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है सर, अपन क्या बोल रहे कि ये जो मोल्ड का कॉस्ट है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का था। खर्चा किसको करना था? मोल्ड का ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को करना था, उसने खर्चा किया। तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को जो मोल्ड का कॉस्ट है उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था ही नहीं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? ओईएम का, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसने खर्चा कर दिया। तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं आता है एक्सपेंडिचर में। बट सर मान लो ये जो मोल्ड है इसका कॉस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का। ये खर्चा कौन करने वाला था? कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। बट खर्चा किसने किया? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने। अभी ऐसे पकड़ के चलो, सर मोल्ड का कॉस्ट था ₹1 करोड़। कितना था? ₹1 करोड़। और इससे कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होने वाला था? इससे क्वांटिटी प्रोड्यूस होने वाला था लेट से 1 लाख। तो सर कहने से यहां पे पर पीस कॉस्ट कितना आ रहा? ₹100। ₹100 अपोर्शनमेंट वाला कॉस्ट है। अभी सर अगर ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ने बाय किया रहता था मोल्ड, तो उसका कहना है से पर पीस ₹100 से कॉस्टिंग इंक्रीज हो गया रहता था।
क्योंकि सर उसको 1 करोड़ खर्चा करना पड़ा रहता था, उसने 1 लाख यूनिट को प्रोड्यूस किया रहता था, तो 1 लाख यूनिट को जब वो 1 करोड़ रुपीज को अपोर्शन करता तो 100 रुपीज पर यूनिट आता। बट अभी क्योंकि ये खर्चा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने किया है, तो कहने से कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपीज से गिर गया, जो कि गिरना नहीं चाहिए था। तो ऐसे केस में अगर मोल्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का था बट खर्चा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने किया था, तो यहां पे बोलेंगे अपन अपोर्शन कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी कि ये एग्जांपल में 100 रुपीज का जो अपोर्शन अमाउंट है वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। सर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से। डन सर, सबका ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। किसकी बात करता है सर? अगला पॉइंट बात करता है स्टैगर्ड डिस्काउंट, यानी कि सर बाय मोर सेव मोर। अगर सर बाय 1 20%, बाय 2 गेट 40%, बाय 3 गेट 50%, तो सर जितना ज्यादा खरीदोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर ये डिस्काउंट को आप लोग इनवॉइस के अंदर दिखा रहे हो तो वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। सर फिर ईयर एंड पे डिस्काउंट मिलता है या ज्यादा क्वांटिटी परचेस करने पे आपको वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, इसको अपन मानेंगे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। तो क्या ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड हो गए? तो वो दो कंडीशंस को अप्लाई करो। वॉज द डिस्काउंट नोन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ओरिजिनल सप्लाई? इज आईटीसी रिवर्स बाय रेसिपिएंट? इफ यस तो आप उसको रिड्यूस करोगे, इफ नो तो रिड्यूस नहीं करोगे। सर सेकेंडरी डिस्काउंट यानी कि रीवैल्यूएशन हो रहा है पोस्ट सप्लाई, तो सर सेकेंडरी डिस्काउंट के टर्म्स आपके ओरिजिनल सप्लाई करने के टाइम पे मालूम नहीं थे, तो ये अमाउंट आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड नहीं होगी। फिर सर एक कंसेप्ट आता है आपका नो क्लेम बोनस। अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस निकाला है और उस साल में आपने क्लेम किया नहीं, तो अगले साल का जब आप लोग प्रीमियम पे करोगे आपको मिलता है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस इज इशूड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बराबर, और ये आपके इनवॉइस के अंदर रिकॉर्ड भी होता है। इसके लिए ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड होता है, मतलब नो क्लेम बोनस आपका वैल्यूएशन का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। फिर सर जो भी अपन इंटरेस्ट रिसिप्ट की बात करते हैं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, उसको आपको हमेशा क्या मानना है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानना है। फिर ये पहले दो छोटे पॉइंट्स करवा दो, फिर ऊपर वाला पॉइंट करवा दो। सर देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी कोई भी मॉल, रियल एस्टेट कंपनी या एयरपोर्ट ऑपरेटर अपने लेसी को प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको अपन कंपोजिट सप्लाई मानेंगे, इवन इफ इलेक्ट्रिसिटी इज बिल्ड सेपरेटली, एंड इसका प्रिंसिपल सप्लाई क्या माना जाएगा, रेंटिंग माना जाएगा। बट सर अगर इलेक्ट्रिसिटी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड कर रहा है उसका एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे प्योर एजेंट वाला कंसेप्ट लगेगा और वो उसके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। सर अगला पॉइंट आता है इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको अपन क्या बोलते हैं प्यार से, मिटी, MEITY। सर ये कंसेप्ट को ना मैं पूरा आपको ना एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू यहां पे समझाता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। नॉर्मल केस में क्या होता है, एक कस्टमर है, लेट्स से उसका नाम है राहुल, राहुल का HDFC बैंक के अंदर अकाउंट है। राहुल वीजा का डेबिट कार्ड, मतलब वीजा डेबिट कार्ड जो रहते हैं ना, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए वगैरह, यहाँ पे वो वीजा डेबिट कार्ड से रिलायंस को ना पेमेंट करता है। रिलायंस कौन है आपका, सेलर, रिलायंस मॉल वगैरह। रिलायंस का यहाँ पे बैंक अकाउंट कौन से बैंक के अंदर है, ICICI बैंक, यानी कि ICICI बैंक आपकी क्या बन गई, एक्वायरिंग बैंक बन गई। और ये पेमेंट किससे हो रहा है, डेबिट कार्ड से हो रहा है। उसने कंप्यूटर को बाय किया 50,000 रुपीज का। तो ये जो एक्वायरिंग बैंक है ICICI, ये जब सेलर को पेमेंट करेगा ना, ये उसके ऊपर क्या चार्ज करता है, MDR का फुल फॉर्म रहता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, उसका कमीशन रहता है। वो उसने कितना चार्ज किया, लेट से 1%, तो सर 50,000 का 1% कितना आएगा, 500 रुपीज आएगा। तो यहां पे ये अगर आपका पेमेंट अदर देन भीम UPI, मतलब भीम UPI या रुपे क्रेडिट कार्ड के अलावा अगर हो रहा है, तो ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है उसके ऊपर आपका GST एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 500 पे GST कितना लगेगा, 90 रुपीज। तो ICICI बैंक का यहाँ पे इनकम कितना हो गया, 590, जिसमें से 500 रुपए उसका खुद का है और 90 रुपीज वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ICICI अभी रिलायंस को कितना पे करेगा, 50,000 माइनस 500 माइनस 90, वो पे कितना करेगा, 4910 पे करेगा। कितना पे करेगा, 4910। बट सर अगर ये ट्रांजैक्शन आपका भीम UPI से हो रहा है और अगर ये पेमेंट आपका रुपे कार्ड से हो रहा है, कौन से कार्ड से हो रहा है, रुपे, जहां पे कंडीशन है कि आपका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना वो अप टू रुपीज कितना होना चाहिए, 2000, अप टू 2000। जैसे कि सर एग्जांपल,
यहाँ पे कस्टमर कौन है आपका? राहुल। राहुल का एसबीआई बैंक के अंदर अकाउंट है। सेलर कौन है? एक मेडिकल स्टोर है जिसका बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक के अंदर है। राहुल ने यूपीआई से पेमेंट किया। कितने रुपीस का पेमेंट किया? 1800 का पेमेंट किया मेडिकल को। अभी एक्सिस बैंक क्या करेगा? 1% एमडीआर चार्ज करेगा, लेट से 18 रुपीज। बट क्योंकि ये ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू हो रहा है, एन अमाउंट 2000 रुपीज से कम है, वो क्या करेगा? 18 रुपीज अपने सेलर से चार्ज नहीं करेगा। तो उसको ये पैसा कौन देगा? उसको ये पैसा क्लियरली क्या बोला गया है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट देगा। कितना रुपीस पे करेगा मिनिस्ट्री? उसको गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट 18 रुपीस पे करेगा। और ये 18 रुपीज इज नॉट द कंसिडरेशन पेड बाय द गवर्नमेंट टू द बैंक। मतलब एक टाइप का कंसिडरेशन ही है, बट ये कंसिडरेशन का क्या नेचर है? सब्सिडी है। और सर अगर आपको सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती है तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट फॉर्म नहीं होगा। मतलब सर ये 18 रुपीज के ऊपर आपको कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको गवर्नमेंट से क्या मिला है? सब्सिडी मिला है। तो ये नीचे वाला आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। डन सर, लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो बढ़ेंगे अभी अगले पॉइंट की तरफ। अभी अपन जाएंगे रूल्स में। सर रूल्स कब लगते? सर देखो, जब आपने जो दो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई को नहीं किया, यानी कि सर अगर मान लो पर्सन आपके रिलेटेड पर्सन निकले, या अगर आपका प्राइस यहाँ पे सोल कंसिडरेशन नहीं निकला, उस केस में अपन कहां पे जाएंगे? रूल्स में। सबसे पहले आते हैं रूल 27। रूल 27 क्या बोलता है? जब आपका कंसिडरेशन होली इन मनी नहीं है, यानी कि आपने कुछ भी गुड्स और सर्विसेज ली, इन रिटर्न अगर आपने कुछ पैसा मनी में दिया प्लस इन काइंड, यानी कि इन गुड्स और सर्विसेज दिया, या सर आपने गुड्स और सर्विसेज लिए, इन रिटर्न आपने गुड्स और सर्विसेज दिए, जिसको अपन बार्टर बोलते हैं, तो आपको रूल 27 लगता है। रूल 27 क्या बोलता है? आपको ये सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस को आपको कंपलसरी फॉलो करना होगा। कौन सी सीक्वेंस? हम आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे। हम वैल्यू ऑफ सप्लाई सबसे पहले किसको मानेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू। जो आपने सप्लाई किया उसका ओपन मार्केट वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे? आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिलता है तो नीचे आओ। नीचे में जितना भी आपने पैसा पे किया, यानी कि कंसिडरेशन इन मनी प्लस जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज दिया हुआ है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, उसका इक्विवेलेंट कंसिडरेशन ले लो, बराबर। उसको अपन आपका क्या मानेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप चेक करना लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स का क्या मार्केट में वैल्यू चल रहा है, वो ले लो। अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप किसको फॉलो करोगे? रूल 30। रूल 30 किसकी बात करता है? सर रूल 30 बोलता है कि आपका ये जो भी कॉस्ट है उसके ऊपर 10%, या तो रूल 31 बोलता है क्या लगाओगे? बेस्ट जजमेंट लगाओगे। क्या लगाओगे? बेस्ट जजमेंट लगाओगे। समझा क्या? सर ये सीक्वेंस को फॉलो करना आपके लिए क्या है? मैंडेटरी। हाँ, अगर आप सप्लाई और सर्विस की बात करो तो आप रूल 31 को पहले लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इन सर्विस इज नॉट इजी, तो रूल 31 को आप लगा सकते हो रूल 30 के जगह पे। सर ओपन मार्केट वैल्यू मतलब क्या? फुल वैल्यू ऑफ मनी एक्सक्लूडिंग जीएसटी payable for the supply at the time when supply is being valued and made between unrelated person where price is the sole consideration। बराबर है? यानी कि सर अगर ये ट्रांजैक्शन आपने किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ किया रहता, जहां पे प्राइस आपका सोल कंसिडरेशन रहता, तो आपने उसको कितने में सप्लाई किया रहता था, वो का क्या माना जाएगा? ओपन मार्केट वैल्यू। सर लाइक काइंड एंड क्वालिटी का मतलब क्या है? any other supply made under the similar circumstances that is identical or closely resemble the characteristics, quality, quantity, functionality, reputation of the supply being valued। एग्जाम्पल सर अगर आपने लैपटॉप बाई किया 50,000 का, मतलब आपने 50,000 पे किया, साथ में प्रिंटर दिया, वैल्यू ऑफ प्रिंटर इज 5,000 बट ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज नॉट नोन, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द लैपटॉप कितना माना जाएगा? 55,000। वो कैसे आया? जो 50,000 आपने पे किया प्लस जो आपने इन रिटर्न प्रिंटर पे किया उसका ओपन मार्केट वैल्यू। सर ये कंसेप्ट समझने के लिए अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। सर उसके पहले अगर किसी को इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो सर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, तो अपन इसका क्या करेंगे? इमीडिएटली एक क्वेश्चन देख के ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है सर इसके लिए? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। देखो, देव एंटरप्राइजेस से सप्लाई कर रहा है वाटर कूलर्स। देव एंटरप्राइजेस ने वाटर कूलर किसको सप्लाई किया? विमल ट्रेडर्स को फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2,95,000। विमल ट्रेडर ऑल्सो गेव सम मटेरियल टू देव एंटरप्राइजेस एज अ कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई। गई भैंस पानी में। यहाँ पे देव है, देव ने सप्लाई किसको किया? विमल को। विमल ने इन रिटर्न क्या पे किया?
कंसिडरेशन 2,95,000 जो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, प्लस 10,000 रुपीज का जिसका मार्केट वैल्यू था उसके क्या सप्लाई किए, गुड्स सप्लाई किए। सर 295 इंक्लूडिंग जीएसटी है, रेट 18% है, तो 295 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118, टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया, 2,50,000 आपका टैक्सेबल कंपोनेंट हो गया। देव एंटरप्राइजेस हैज सप्लाइड द सेम गुड्स टू अनदर पर्सन एट द प्राइस ऑफ 297,360 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आपको डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय देव टू विमल। सबसे पहले अपन क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू। यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू है 297,360, बट वो इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो 297,360 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118, वो कितना आता है, 252। तो आपका सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना माना जाएगा, 252, जो कि क्या है आपका ओपन मार्केट वैल्यू। सर अगर आपका 297,360 अवेलेबल नहीं रहता, यानी कि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं रहता, तो आपने क्या चेक किया रहता था, तो आपने चेक किया रहता था कि आपने कंसिडरेशन कितना पे किया, वो बन गया 2,50,000। नहीं सर आपने 295 पे किया, मालिक 295 जीएसटी को पकड़ के एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कितना हो गया 250, प्लस आपने 10,000 के गुड सप्लाई किए। तो अगर ये वाला प्राइस अवेलेबल नहीं रहता, कौन सा वाला 297,360 का प्राइस अवेलेबल नहीं रहता, तो प्राइस कितना बन गया रहता था, वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,60,000। तो यहाँ पे पहले तो अपन मानेंगे उसको 252, अगर ये प्राइस अवेलेबल नहीं है तो 2,60,000 रुपीज। समझा आप सबको, ठीक है। सर उसके बाद में अगला पॉइंट किसकी बात करता है, सप्लाई बिटवीन द डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन एजेंट। मतलब सर बायर एंड सेलर रिलेटेड है, एजेंट नहीं है। क्यों सर एजेंट नहीं, एजेंट के लिए अपन रूल 29 पढ़ने वाले, यहाँ पे अदर देन एजेंट है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लोगे, ओपन मार्केट वैल्यू को ले लो। अगर सर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रहा तो आपको लाइक काइंड एंड क्वालिटी के वैल्यू लेना है। सर अगर लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी नहीं मिला तो आप रूल 30 को फॉलो करो या तो रूल 31 को फॉलो करो। बट सर यहाँ पे ना एक प्रोविजो है, सेकंड प्रोविजो, वो क्या बोलता है कि अगर रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, तो जो भी वैल्यू आप लोग इनवॉइस में डिक्लेयर करोगे उसको अपन क्या मानेंगे, आपका ओपन मार्केट वैल्यू मानेंगे। सर ये पॉइंट तो हमें समझ में नहीं आ रहा, एक बार समझाओ। देखो सर यहाँ पे आपका सेलर है, सेलर ने किसको सप्लाई किया, बायर को। लेट्स से इसका ओरिजिनल प्राइस है कितना, 1 लाख। आगे बायर किसको सेल करेगा, एंड कंज्यूमर को। कितने में सप्लाई कर रहा है वो, लेट्स से 8 लाख। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अभी आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैं इजीली बोलता हूं, लेट्स से जीएसटी का रेट है आपका 10%, तो यहाँ पे जीएसटी कितना लगा रहता था, 10,000। तो कहना है सेलर ने गवर्नमेंट को कितना पे किया रहता था, 10,000, ठीक है। अभी बायर ने जीएसटी कितना कलेक्ट किया रहता था, 80,000। बायर को गवर्नमेंट को जीएसटी कितना पे करना रहता था, 80,000, बट उसने ऑलरेडी जो 10,000 का जीएसटी पे किया है उसका आईटीसी क्लेम किया रहता था। तो अल्टीमेटली बायर गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 70,000, और गवर्नमेंट को टोटल पैसा कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 80,000 रुपीज गवर्नमेंट को मिला। सेलर के थ्रू 10,000, बायर के थ्रू 70,000। तो सर यहाँ पे क्या बोल रहे कि बायर को अगर पूरा आईटीसी मिल रहा है ना, बायर को अगर पूरा आईटीसी मिल रहा है, तो जो सेलर ने बायर को इनवॉइस वैल्यू डिक्लेयर किया ना, उसको ओपन मार्केट वैल्यू मान लो, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा पैसा मिलने वाला है। सर एग्जांपल से समझाओ, देखो सर अगर सेलर ने बायर को इनवॉइस अमाउंट दिया रहता था 100 रुपीज का, खाली 1 लाख नहीं, सिर्फ कितना 100 रुपीज, बायर आगे एंड कंज्यूमर को सप्लाई करेगा कितने में, वो तो 8 लाख में करेगा क्योंकि वो उसका रिलेटेड पर्सन नहीं है। तो सर सेलर बायर से टैक्स कितना कलेक्ट करेगा, 10 रुपीज। सेलर गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 10। बायर गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 80,000, जो वो एंड कंज्यूमर से लेगा, उसमें से वो 10 रुपीज का क्रेडिट लेगा, मतलब वो कितना अमाउंट आता है, 79,990। और सर अभी भी गवर्नमेंट को कितना पैसा मिल रहा, 80,000 रुपीज का पैसा मिल रहा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को ऊपर भी 80,000 रुपीज मिल रहा था और गवर्नमेंट को नीचे भी 80,000 मिल रहा। सर अगर ये सेलर ने बायर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया रहता तो अमाउंट कितना आ जाता, 0। बायर एंड कंज्यूमर को कितना सप्लाई करेगा, 8 लाख। 8 लाख पे जीएसटी कितना कलेक्ट करेगा, 80,000। अभी बायर गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 80,000, उसके पास क्रेडिट नहीं है, बट अगेन गवर्नमेंट को कितना मिल गया, 80,000। तो सर जब भी बायर को पूरा आईटीसी मिल रहा है, तो जो भी अमाउंट को वो इनवॉइस के अंदर डिक्लेयर करेगा, कौन, सेलर डिक्लेयर करेगा बायर को, उसको अपन क्या मान लेंगे, आपका ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। और सर लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि अगर गुड्स आर इंटेंडेड फॉर द फर्दर सप्लाई एज सच बाय रेसिपिएंट, मतलब सर यहाँ पे आपका सेलर है, सेलर ने गुड्स किसको दी है, बायर को। बायर उसको किसको सेल करने वाला है, कस्टमर को सेल करने वाला है, बिना कोई भी प्रोसेसिंग वगैरह की है। बायर को गुड्स मिले, बायर उसको एज इट इज सेल करने वाला है।
तो क्या बोल रहे, अमाउंट इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रेसिपिएंट टू हिज कस्टमर नॉट बीइंग अ रिलेटेड पर्सन। यानी कि सर अगर बायर सेम गुड्स किसी भी रिलेटेड पर्सन को सेल करता तो उसने कितने में किया रहता था, लेट से 1 लाख में, कितने में 1 लाख। तो क्या बोल रहे, जो सेलर ने बायर को सप्लाई किया वो ये 1 लाख का कितना रुपीज वैल्यू मान लो 90%, मतलब वो कितना आ जाएगा आपका 90,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ये देखो सप्लायर ने सप्लाई किया रिलेटेड पर्सन को, रिलेटेड पर्सन ने अनरिलेटेड कस्टमर को सप्लाई किया, कितने का 1 लाख। तो यहाँ पे जो सेलर ने बायर को गुड सप्लाई किया उसका वैल्यू कितना बन गया आपका 90,000 बन गया। समझा क्या सर, यहां तक क्लियर है सबको, डन। ओके देखो सर इसके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। इसके लिए कौन सा क्वेश्चन करेंगे अपन अभी, क्वेश्चन नंबर 8 देख के चलना। कमल एंड कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहे कस्टमाइज प्रोडक्ट एट इट्स यूनिट सिचुएटेड इन राजस्थान, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है आपको 20 लाख रुपीज। दिस प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर सेल एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स राजस्थान यूनिट टू अनदर यूनिट इन पंजाब। सर राजस्थान के यूनिट्स आपने किधर ट्रांसफर कर दिए, पंजाब में। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बोला गया हुआ है 20 लाख। आप इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करोगे फिर बेचोगे, बराबर। पंजाब यूनिट अदर देन प्रोसेसिंग इट्स ओन प्रोडक्ट एंगेज इन द प्रोसेसिंग ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ अदर पर्सन हु सप्लाइज द प्रोडक्ट ऑफ द सेम काइंड एंड क्वालिटी एंड सेल्स दिस प्रोसेस प्रोडक्ट टू द होलसेलर। मतलब सर पंजाब के अंदर है ना, आप आपके यूनिट्स को तो प्रोसेस कर ही रहे हो, आप साथ में ना एक अनरिलेटेड पर्सन के भी गुड्स को क्या कर रहे हो, प्रोसेसिंग का काम कर रहे हो, मतलब आप उसका जॉब वर्क का काम कर रहे हो। अभी यहां पे जो आपने सप्लाई किया ये तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, तो इसका कुछ तो वैल्यू लेना पड़ेगा। तो वैल्यू सबसे पहले आप लोग क्या लोगे, ओपन मार्केट वैल्यू। क्या लोगे, ओपन मार्केट वैल्यू। देयर आर नो अदर फैक्ट्रीज इन द नेबरिंग स्टेट विच आर एंगेज इन द सेम बिजनेस एज दैट ऑफ द पंजाब यूनिट। प्रोडक्ट ऑफ द सेम काइंड एंड क्वालिटी आर सप्लाइड इन लॉट्स ऑफ 1000, जो कि अपना ही भी क्वांटिटी है, ईच टाइम बाय अनदर मैन्युफैक्चरर लोकेटेड इन पंजाब। प्राइस ऑफ सच गुड्स इज 19 लाख रुपीज। तो सर ये जो अनरिलेटेड पर्सन है ना वो लाइक काइंड एंड क्वालिटी कितने में सप्लाई कर रहे, 19 लाख। तो आपका वैल्यू कितना बन जाएगा, 19 लाख रुपीस का बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ गया, 19 लाख रुपीस का आ गया, बीइंग द वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। अगर ये गुड्स पंजाब वाला बंदा आगे एज इट इज नहीं सप्लाई कर रहा, इसके लिए उसका 90% प्राइस अपन नहीं ले सकते। पर सर अगर एग्जाम में दिया रहता था कि ये यूनिट जो पंजाब वाला है वो यही गुड्स को एज इट इज आगे सप्लाई कर रहा है, कितने रुपीज में, 20 लाख में, कितने में 20 लाख, तो क्या माना जाता, तो माना जाता कि राजस्थान के यूनिट ने जो पंजाब को सप्लाई किया है वो इसका 90% यानी कि 18 लाख रुपीज अमाउंट मानी जाती। बट सर लास्ट केस, अगर पंजाब को पूरा आईटीसी मिलेगा, तो क्या बोल रहे, अगर पंजाब को पूरा आईटीसी मिलेगा तो जो भी वैल्यू राजस्थान ने जो भी इनवॉइस के अंदर वैल्यू को डिक्लेयर किया है, फिर अगर वो जीरो डिक्लेयर किया है तो जीरो, उसको अपन क्या मानेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू मानेंगे, एंड वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है आप सबको, डन। उसके बाद में सर अगला पॉइंट बात करता है कॉर्पोरेट गारंटी के बारे में। सर कॉर्पोरेट गारंटी में अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी की गारंटी ले रही है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना माना जाएगा। यहां पे बात को ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अ सप्लायर टू अ रेसिपिएंट हु इज अ रिलेटेड पर्सन एंड लोकेटेड इन इंडिया। यानी कि आपका यहाँ पे जो रेसिपिएंट है ना वो किधर लोकेटेड होना चाहिए, इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना रहेगा, हायर ऑफ 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन। सर गारंटी थी आपकी 2 करोड़ की, आपसे इसके अगेंस्ट कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है लेट्स से 1 लाख रुपीज। तो आपको क्या बोल रहे, 2 करोड़ का पहले 1% निकालो, कितना आता, 2 करोड़ का 1% कितना आता, 2 लाख, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट एक बार फिर भी कैलकुलेट कर लेंगे, 2 लाख रुपए आता। और आपका एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है, 1 लाख, विच एवर इज हायर कितना आ रहा, 2 लाख, वो आपका क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर बट अगर इधर समझो एक्चुअल कंसिडरेशन 4 लाख रुपए चार्ज करते तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना बनता, 2 लाख और 4 लाख, विच एवर इज हायर, तो आंसर क्या आता आपका 4 लाख आ जाता। बट सर अगर रेसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिलने वाला है तो जो भी वैल्यू आप लोग डिक्लेयर करोगे इनवॉइस के अंदर उसको अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे। अब इसका लॉजिक मैंने आप लोगों को ये टेबल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। मतलब सर यहाँ पे क्या बोल रहे,
यहाँ पे आपकी कंपनी है, ये है आपकी कंपनी वन, ये आपकी कंपनी कौन सी है, वन। उसने क्या किया, कॉर्पोरेट गारंटी दिया, किसको दिया, कंपनी टू को। गारंटी कितने रुपीस के लिए था, लेट से 20 करोड़। और इनवॉइस में आपने अमाउंट को चार्ज किया है, कॉर्पोरेट गारंटी के आपने चार्जेस ये किसमें कितने दिए हुए, लेट से 50,000। तो सर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना माना जाएगा, 50,000 माना जाएगा, अगर ये कंपनी को पूरा आईटीसी मिलने वाला रहेगा तो। ये हो गया आपका रूल 28(2). फिर अगला पॉइंट बात करता है वेरियस इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू 28(2) कॉर्पोरेट गारंटी के अदर इश्यूज देखेंगे। सर अगर आप एग्जिस्टिंग लोन को क्या कर रहे हो, टेक ओवर कर रहे हो। सर अगर आपने लोन का टेक ओवर किया मतलब ये मियरली एक असाइनमेंट ऑफ लोन है, यानी कि सिर्फ आपका ट्रांजैक्शन इन मनी है, तो यहां पे आपका कोई भी जीएसटी का सवाल नहीं आएगा। बट यस, अगर आपको टेक ओवर लोन के लिए फ्रेश कॉर्पोरेट गारंटी देना पड़ रहा है या रिन्यूअल करना पड़ रहा है एग्जिस्टिंग गारंटी का, जिसके लिए आपको अलग से कंसिडरेशन देना पड़ रहा है, तो यहां पे आपका जीएसटी का इंप्लीकेशन आएगा। सर अगर आपने लोन पार्टली अवेल किया या अवेल नहीं किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सर मैंने ना लोन सैंक्शन करा के लिया 10 करोड़ का, जिसके लिए मैंने कॉर्पोरेट गारंटी की फीस पे की 20 लाख, बट सर आउट ऑफ दिस 100 करोड़ मैंने सिर्फ 20 करोड़ को ही अवेल किया है, फर्क पड़ता नहीं। आपने कितना अवेल किया उसका लेना देना नहीं है। आपका लोन कितने रुपीस का सैंक्शन हो गया था, 100 करोड़, कॉर्पोरेट गारंटी कितनी थी, 20 लाख, तो 20 लाख आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सर 20 लाख क्यों बोला मैं, क्योंकि 100 करोड़ का 1% कितना आएगा, वो 100 करोड़ का 1% कितना आएगा, 1 करोड़। तो सर 1 करोड़ और 20 लाख विच एवर इज हायर, सॉरी वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका कितना माना जाएगा, 1 करोड़ माना जाएगा। सर अगर इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी है, मतलब सर जो डोमेस्टिक कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है, मतलब सर सप्लायर आपका टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पर टैक्स देगा। बट सर अगर कॉर्पोरेट गारंटी आपका कोई भी ओवरसी एंटिटी दे रहा है तो कहना है इसे सप्लायर इंडिया के बाहर है, रेसिपिएंट इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ये केस आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस का बन गया, तो यहां पे रेसिपिएंट आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे करेगा। बट सर अगर रेसिपिएंट इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। सर कॉर्पोरेट गारंटी बाय मल्टीपल रिलेटेड पार्टी दे रहे, मल्टीपल रिलेटेड पार्टी दे रहे, मतलब सर देखो क्या हो गया, यहां पे आपका है एक बैंक वन, सॉरी यहां पे आपका है लेट से कंपनी एक्स। कंपनी एक्स ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, लोन कितने का लिया, 200 करोड़। एंड अभी इसकी गारंटी दो कंपनी ले रहे, पहला कौन सा कंपनी ले रहा है, कंपनी ए, दूसरा ले रहा है आपका कंपनी बी, बराबर। कंपनी ए कितने परसेंट की गारंटी ले रहा है, 60%, कंपनी बी कितने परसेंट की गारंटी ले रहा, 40% गारंटी ले रहा। अभी यहां पे इन्होंने क्या किया, 200 करोड़ का, 200 करोड़ का लेट से मार्केट वैल्यू कितना आता है आपका 1%, तो कंसिडरेशन चार्ज किया 2 करोड़। सर कंपनी ए ने गारंटी कितने परसेंट के लिए लिया था, 60% के लिए, मतलब 120 करोड़ के लिए, तो इसको कितना पैसा दिया गया है, 1.2 करोड़, बराबर ना। और कंपनी बी को कितना पैसा दिया जाएगा, 0.8 करोड़, तो इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई 1.2 करोड़ माना जाएगा, इसका सप्लाई 0.8 करोड़ माना जाएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ओवरऑल चेक करोगे। 200 करोड़ के सामने सर अगर मैं बोल दूं कि गारंटी दिया ही रहता था, जो कॉर्पोरेट गारंटी का फीस है वो 1 करोड़ चार्ज हुआ रहता था, तो आप क्या करोगे, 200 करोड़ का 1% निकालोगे जो कि आएगा 2 करोड़, और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, आप हायर अमाउंट को लेके बाइफरकेट कर दोगे। समझा क्या। बट सर अगर लेट से उन्होंने कंसिडरेशन चार्ज किया रहता था 5 करोड़ रुपीस, कितना 5 करोड़, तो कंपनी ए का वैल्यू कितना बन गया रहता था, वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 करोड़ का 60%, 3 करोड़ बन गया रहता था। कंपनी बी का कितना बन गया रहता था, 2 करोड़ वैल्यू ऑफ सप्लाई बन गया रहता था। इज इट क्लियर। चलो फिर सर अगर कॉर्पोरेट गारंटी आप मल्टीपल ईयर्स के लिए दे रहे हो, लेट से आपने 200 करोड़ का जो कॉर्पोरेट गारंटी है ना, 200 करोड़ का कॉर्पोरेट गारंटी वो 3 साल के लिए दिया हुआ है, जिसके लिए आपने कंसिडरेशन कितना चार्ज किया, 5 करोड़, तो अभी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना मानने का, तो 1% ऑफ गारंटी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ गारंटी। तो सर 200 करोड़ का 1% निकालो पहले, वो कितना आएगा, 2 करोड़। कितने साल का गारंटी है, 3 ईयर्स, टोटल कितना आता, 6 करोड़। एक्चुअल कितना दिया, 5 करोड़, विच एवर इज हायर, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना बन जाएगा, 6 करोड़ बन जाएगा। बट सर अगर कॉर्पोरेट गारंटी आपका लेस देन 1 ईयर का है, लेट से 6 महीने का, अमाउंट कितना है, 200 करोड़, तो इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आएगा, 1% इंटू 6/12, तो 200 करोड़ का 1% 2 करोड़ इंटू 6/12 कितना आएगा, 1 करोड़। आपने एक्चुअल में चार्ज किया है 1.5 करोड़, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आएगा, 1.5 करोड़ आएगा। क्लियर है।
सर कॉर्पोरेट गारंटी आपने 1 साल के लिए इशू किया है, अगर आप उसको रिन्यू कर रहे हो 5 बार फॉर 1 ईयर इच, मतलब पहले साल आपने कॉर्पोरेट गारंटी कितने का दिया, 200 करोड़, बराबर है। अगले साल आपने इसको रिन्यू किया वापिस से 200 करोड़, फिर रिन्यू किया आपने 200 करोड़, फिर रिन्यू किया आपने 200 करोड़, तो हर साल आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। मान लो आपने एक्चुअल कंसीडरेशन चार्ज किया 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ और 1% ऑफ कंसीडरेशन विच एवर इज हायर, इधर वैल्यू ऑफ सप्लाई 2 करोड़ बन गया। सेम अगले साल लेट से आपने 1.8 करोड़ चार्ज किया, बट 1% 2 करोड़ आ रहा, तो 2 करोड़ वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके अगले साल मान लो आपने चार्ज किया 2.2 करोड़, तो आप क्या करोगे, 2.2 करोड़ को कंपेयर करोगे 2 करोड़ के साथ, विच एवर इज हाइयर, मतलब 2.2 करोड़ बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है। उसके बाद में सम स्पेसिफिक इश्यूज एंड क्लैरिफिकेशन, अगर कोई भी डायरेक्टर पर्सनल गारंटी दे रहा है बैंक को, तो इसके अंदर कंपनी एंड डायरेक्टर को रिलेटेड पर्सन माना गया भाई, ये ट्रांजैक्शन आपका शेड्यूल 1 में ये माना जाता है, सप्लाई माना जाता है, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन। तो आपका ओपन मार्केट वैल्यू किसके हिसाब से आना चाहिए, रूल 28 के हिसाब से आना चाहिए, बराबर है। वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा ओपन मार्केट वैल्यू, ये लिखा है रूल 28 में। बट यहाँ पे आरबीआई के गाइडलाइन ने क्लियरली प्रोहिबिट किया है कि डायरेक्टर आप पर्सनल गारंटी बैंक के बिहाफ पे दो, सॉरी कंपनी के बिहाफ पे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उसके लिए कोई भी कंसिडरेशन को चार्ज नहीं कर सकते हो। प्रोहिबिट एनी चार्जिंग एनी कंसिडरेशन। तो सर अगर डायरेक्टर को कोई कंसिडरेशन मिलने ही नहीं वाला है, तो ओपन मार्केट वैल्यू क्या माना जाएगा, नील। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नील है तो कोई भी जीएसटी यहां पे पेएबल नहीं है। क्लियर है। हाँ, एक्सेप्शनल सिचुएशन में वो अमाउंट को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। पर ये आपके एग्जाम का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बराबर। सर इसका एक एग्जांपल करवाओ ना, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। Mr. Sharma, director of VEE Limited, provide personal guarantee to the nationalized bank for sanctioning cash credit of 100 lakh, मतलब 1 करोड़ का, in the favor of VEE Limited. Mr. Sharma was not paid any consideration for the same. Whether the said activity provided by the Sharma will be considered as supply? Answer is yes. उसको आप शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई मान लोगे। इफ यस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज? वैल्यू ऑफ सर्विस किसके हिसाब से आएगा, रूल 28। रूल 28 क्या बोलता है, क्या लो, ओपन मार्केट वैल्यू। आरबीआई ने बोला है आप प्राइस कितना चार्ज करोगे, नील, नील बन जाएगा आपका ओपन मार्केट वैल्यू। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10 सबको, डन सर। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या बात करता है कि सर अगर आपने इंटरनली जनरेट की है कोई भी सर्विसेज, इंटरनली आपने सर्विसेज जनरेट की है और हेड ऑफिस क्या कर रहा है, वो सर्विसेज दे रहा है ब्रांच ऑफिस को। सर एग्जांपल दो ना, एचआर का सर्विस, अकाउंटिंग का सर्विस, ठीक है, मार्केटिंग का सर्विस। अगर ये आपका एचओ दे रहा है किसको, ब्रांच ऑफिस को, जहां पे आईटीसी इज अवेल्ड बाय ब्रांच ऑफिस, और अगर हेड ऑफिस ने कोई भी इनवॉइस को इशू नहीं किया, तो ब्रांच ऑफिस को वैसे भी आईटीसी मिलने वाला है। तो अगर अमाउंट इनवॉइस इशू नहीं किया, मतलब अमाउंट कितना हो गया, नील, है ना। तो नील को ही आपका ओपन मार्केट वैल्यू माना जाएगा रूल 28 के हिसाब से, वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। सर अगर हेड ऑफिस ने एक पर्टिकुलर कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया, मतलब हेड ऑफिस ने जब ब्रांच ऑफिस को इनवॉइस इशू किया, उसके अंदर एक एग्जांपल सैलरी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय को इंक्लूड नहीं किया, तो सीधा क्या बोल रहे हैं, रूल 28 के हिसाब से क्योंकि ब्रांच ऑफिस को पूरा आईटीसी मिलने वाला है, तो जो भी अमाउंट अपने इनवॉइस के अंदर डिक्लेयर किया रहेगा, जो भी अमाउंट अपने इनवॉइस के अंदर डिक्लेयर किया रहेगा, हम उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मानने वाले, रिगार्डलेस वेदर द कॉस्ट ऑफ द स्पेसिफिक कंपोनेंट इज इंक्लूडेड इन इनवॉइस और नॉट। हमें लेना देना ही नहीं अपने इनवॉइस के अंदर वो कॉस्ट को इंक्लूड किया है क्या नहीं, हम आपका जो भी इनवॉइस में अमाउंट है उसको ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे एंड उतना ही हम लोग आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। सर अगर ब्रांच ऑफिस को आईटीसी नहीं मिल रहा रहेगा तो तो भी यार अगर आपने कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया, सैलरी के कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया तो भी चलेगा। कहीं पे भी कंपलसरी ये लिखा हुआ नहीं है कि जो हेड ऑफिस ने सैलरी के कॉस्ट को इंक्लूड किया है, इनकर किया है, वो टैक्स इनवॉइस में इंक्लूड होना चाहिए, ऐसे द पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में सर जीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन विद फुल आईटीसी। सर अगर मैं सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहा हूं, मतलब मेरा सेलर इंडिया के बाहर है, तो इस केस में रेसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइसिंग करना पड़ेगा, रेसिपिएंट आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे करेगा। सर वैल्यूएशन क्या मानेंगे, वो अमाउंट जो आपने सेल्फ इनवॉइस में डिक्लेयर किया है, क्योंकि आपको वैसे भी पूरा आईटीसी मिलने वाला है ना। सर अगर आपने इनवॉइस को इशू नहीं किया तो आपका वैल्यू क्या माना जाएगा, नील, जो कि आपका डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू रहेगा। क्लियर है सर आप सबको, यहां तक बोलो जल्दी से, यहां तक डन है। फिर सर अपन अगला पॉइंट देखेंगे, रूल 29।
रूल 29 किसकी बात करता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाइड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। अभी सर यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपका रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा, बट ये रिलेटेड पर्सन आपका एजेंट है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानने का? इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा सप्लायर के ऑप्शन पे, यानी कि सप्लायर के पास ऑप्शन है, वो क्या लेगा? या तो ओपन मार्केट वैल्यू लेगा, या तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द एजेंट टू हिज कस्टमर हु इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन। मतलब सर अगर प्रिंसिपल ने गुड्स सप्लाई किए एजेंट को, तो इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? या तो आप ले लो ओपन मार्केट वैल्यू, या तो 90% ऑफ द अमाउंट चार्ज बाय एजेंट टू एंड कंज्यूमर, जहां पे एंड कंज्यूमर आपका रिलेटेड पर्सन नहीं है। अगर इसके हिसाब से नहीं आया तो रूल 30 एंड 31 को अप्लाई करो। सर इसके लिए क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, एलाइट किचनवेयर मैनेज कर रहा है एजेंट, 15 एजेंट को थ्रू महाराष्ट्र। द कंपनी डिस्पैचेस प्रीमियम इंडक्शन कुकटॉप टू दिस एजेंट ऑन जस्ट इन टाइम बेसिस टू फुलफिल द ऑर्डर्स। ठीक है, रिसीव फ्रॉम द रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर। एलाइट किचनवेयर ऑल्सो कंडक्ट डायरेक्ट होलसेल ऑपरेशन इन मुंबई। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। Wholesale transaction on 12th October, company sold 50 units of the induction cooktop to Mumbai wholesaler for 4,50,000। ठीक है, ये एजेंट को सप्लाई किया है क्या? नहीं, ये किसको सप्लाई किया? अपने इंडिपेंडेंट पर्सन को। एजेंट इन द नागपुर प्लेस ऑर्डर फॉर द 50 यूनिट जो डिस्पैच किया अपने 20 अक्टूबर को। तो इसके लिए आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? एक तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, अपने को ओपन मार्केट वैल्यू 50 यूनिट का मालूम है, कितना है? 4,50,000, क्योंकि उतने में आपने एंड कंज्यूमर को सप्लाई किया। या तो एजेंट सब्सिक्वेंटली 50 यूनिट कितने में सप्लाई कर रहा है? 10,000। तो आप क्या करोगे? 50 यूनिट का कॉस्ट निकालो, उसका 90% ले लो। तो सर 50 इंटू 1,000 इंटू 50 इंटू 10,000 इंटू 90%, को इंसिडेंटली ये भी कितना आ रहा है आपका? 4,50,000। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ भी आएगा, जो जो आपको लेना है। दोनों केस में सेम है। सर मैंने एग्जांपल को चेंज करता, यहां पे अगर आपका अमाउंट 12,000 आ गया तो अभी मैं बोलूं ये ऐसा हो जाएगा आपका कैलकुलेशन 50,000 इंटू 12,000 इंटू 90%। देखो कितना था? 50 इंटू 12,000 इंटू 90%, 50 इंटू 12,000 इंटू 90%, वो कितना आएगा अभी? 5,40,000। तो सप्लायर के पास ऑप्शन रहेगा उसको कौन सी अमाउंट लेनी है। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप लोग। डन है सर सबका यहां तक? चलो बढ़ू अभी अगले क्वेश्चन की तरफ, लेट्स गो। अगला है आपका रूल 31। अभी अपन रूल्स में आएंगे थोड़ा सा अगले वाले, यानी कि रूल 31 किसकी बात करता है? लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। सर देखो, अगर कोई भी लॉटरी को स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है या यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनाइज कर रहा, उसका वैल्यू कितना रहेगा? या तो फेस वैल्यू जो भी है उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लो, या तो जो प्राइस ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड है उसको आप लोग क्या मान लो? फेस वैल्यू, मतलब वैल्यू मान लो। इन दोनों के हायर प्राइस को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानोगे, जो कि अमाउंट आपका इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। सर क्या बोल रहे हो? कुछ समझा नहीं, देखो ध्यान से। मेरा जो लॉटरी का टिकट है ना, उसका फेस वैल्यू है 500 रुपीज, ठीक है। और अगर मेरा ऑफिशियल गैजेट का प्राइस मैं चेक करूंगा वो 550 है, तो वैल्यू कितना माना जाएगा? 550। सर फेस वैल्यू है 1000, ऑफिशियल गैजेट में प्राइस है 800, वैल्यू कितना माना जाएगा? 1000। सर ये अमाउंट आपका ना इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानने का। सर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो आपको क्या करके रिवर्स कैलकुलेशन करके क्या निकालना है? टैक्सेबल अमाउंट। और सर लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग के केस में जीएसटी है 40%। तो सर यहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आएगा? 550 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 140, और नीचे कितना आएगा आपका? 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 140। फिर जो भी अमाउंट है वो आप लोग देख लेना। सर अगला पॉइंट किसकी बात करता है? कि अगर आप लोग कोई भी पैसा ऑनलाइन मनी गेमिंग के अंदर ये कर रहे हो, ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए दे रहे हो, तो जितना पैसा आप लोग डिपॉजिट करोगे, जितना पैसा आप लोग क्या करोगे? डिपॉजिट करोगे, उतना पैसा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए। और सर जितना पैसा आप लोग कसिनो में पे करोगे, तो जितना पैसा आपने पे किया, क्या के लिए पे किया? परचेस करने के लिए, टोकन, चिप, कॉइन, टिकट, जो भी नाम से बोलो, बराबर। और अगर सर टोकन आपका आर नॉट रिक्वायर्ड, सर अगर टोकन नहीं लिख रहा है, नहीं लग रहा है, बराबर, तो पार्टिसिपेशन इन एनी इवेंट इंक्लूडिंग एनी गेम, स्कीम, कंपटीशन इन द कसिनो, यानी कि जो भी अमाउंट आपने गेम खेलने के लिए पे किया उतना आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा।
इसके लिए पहले कुछ कॉमन पॉइंट्स अपन पढ़ते, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वॉट इफ अमाउंट इज रिफंडेड? सर अगर आपने डिपॉजिट किए 10,000 रुपीज, आपने कुछ खेला नहीं, 10,000 रुपीज आपको पूरा का पूरा क्या मिल गया? रिफंड। तो जो भी अमाउंट आपको रिटर्न या रिफंड मिल रहा है वो आपको डिडक्शन बोल के क्लेम करते नहीं आएगा। मतलब एक बार पैसा आपने डिपॉजिट कर दिया तो एंटायर वैल्यू का वैल्यू ऑफ सप्लाई मानोगे। सर विल द विनिंग्स बी टैक्स्ड अगेन? एक बार अगर आप लोगों ने लेट से 10,000 रुपीज लगाए तो 10,000 के ऊपर जीएसटी लग गया, इससे आपने अर्न किया 20,000, और ये 20,000 रुपीज अगर आप ऑफिस से लगा रहे हो तो ये 20,000 के ऊपर आपका जीएसटी नहीं आएगा। समझा क्या? सर एक क्वेश्चन करवाओ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर इसका लिखा रहेगा मैंने, क्वेश्चन नंबर 18। एक क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 18। सब लोग आ जाओ, ये दिख रहा है सबको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 18? देखो सब लोग, देखो सर ये क्वेश्चन देखोगे ना तो आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक विन ईयर करके एक ऑनलाइन मनी गेमिंग का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको ना कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए। अक्टूबर के मंथ में अनिल नाम का बंदा है, उसने डिपॉजिट किए 15,000 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। सर अपन ना इसको सॉल्विंग करेंगे, देखो थोड़ा सा, आपने पैसा कितना डिपॉजिट किया है? 15,000। सर इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है तो जीएसटी माइनस कर दो। इंक्लूसिव अमाउंट है, 40% इंक्लूसिव रहेगा, तो कितना अमाउंट माइनस करोगे सर आप? 15,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 140 करो, कितना आएगा? 15,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 140। मैं डेसिमल्स को इग्नोर कर रहा हूं, 4286 माइनस कर दो, तो आपके पास खेलने के लिए कितना पैसा है? 15,000 माइनस 4286, 10714 बराबर। फिर आपने क्या किया? 2,500 का एक बेट लगाया वर्चुअल रेसिंग गेम पे। तो सर जब बेट लगाओगे तब आपके 2,500 रुपीज माइनस हो जाएंगे क्योंकि आपने उतने का बेट लगाया, ठीक है। एंड ये बेट लगाने से आप कितना पैसा जीत रहे हो? 11,000 रुपीज आप जीत रहे हो, प्लस आपको कितना पैसा मिल रहा है? 11,000। तो इतना बैलेंस आज के टाइम पे आपके पास बाकी है, कितना होता है वो? 10,714 माइनस 2,500 प्लस 11,000, आपके पास बैलेंस कितना है? 19,214। सर इसके ऊपर आपको वापिस से कोई जीएसटी पे करने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। विनिंग्स के ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सर अभी आपके पास पैसा कितना था? 19,214। उसके बाद में आपने क्या किया? आपने अनादर पोर्टल ऑपरेटेड बाय विन ईयर 2407, अच्छा इसी का और एक दूसरा पोर्टल है जिसका नाम है विन 90। आपने वहां पे बेट लगाया 12,000 का ऑन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। अमाउंट ऑफ सच बेट वाज पेड थ्रू द मास्टर वॉलेट विद द एप्लीकेबल टैक्सेस इन अकॉर्डेंस विद द बेट अमाउंट ऑफ 12,000। सर आपके कार्ड में से आपने कितने रुपीस का पेमेंट कर दिया? 12,000 का पेमेंट किया, एंड अलग से आपने इसके ऊपर टैक्सेस भी पे किए। टैक्स का रेट है आपका 40%, मतलब वो कितना आता है? 4,800। अभी आप जीते तो पैसा और ऐड हो जाएगा आपका इसके अंदर, बराबर। With the applicable taxes were transferred from the master wallet to the Mr. Anil. He lost the best. अगर आप बेट लॉस करके तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये बेट के बाद में आपके पास पैसा कितना बचा? माइनस करूंगा मैं 16,800। पैसा कितना बचा आपके पास? 2414। कितना पैसा बचा? 2414। Mr. Anil transferred the balance amount from the master wallet to his bank account. Compute the taxable value under the GST law and total GST payable. तो सर टोटल जीएसटी पेबल तो अपन ने निकाल दिया, ये और ये अमाउंट है, बराबर। और एक क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? डिटरमाइन द नेट अमाउंट ट्रांसफर्ड बाय अनिल फ्रॉम द मास्टर वॉलेट टू हिज बैंक अकाउंट, वो भी अपन ने इधर निकाल दिया 2414। क्लियर है सबको? डन। उसके बाद में सर गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाया हुआ है, रूल 31D फॉर नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स के अंदर आपका आता है पान मसाला या सिगरेट। यूजुअली है ना, इसके अंदर गवर्नमेंट को ये बात रियलाइज हुई थी कि लोग है ना वैल्यू ऑफ सप्लाई को बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे थे, जिससे गवर्नमेंट का टैक्स का लॉस हो रहा था। इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको सीधा बोला आपका जितना वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू है हमें फर्क नहीं पड़ता, हम वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? आपका रिटेल सेल्स प्राइस माइनस द एप्लीकेबल टैक्स रेट। रिटेल सेल प्राइस माइनस एप्लीकेबल टैक्स रेट। सर अगर आपका रिटेल सेल्स प्राइस 2,000 है, आपने ट्रांजैक्शन एक्चुअल में 1,800 में किया, हमें फर्क नहीं पड़ता। रिटेल सेल्स प्राइस कितना है? 2,000। 2,000 के ऊपर से अपन क्या करेंगे? एप्लीकेबल टैक्स को माइनस करेंगे। मतलब ये 2,000 रुपीज आपका इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानने का, बराबर। उसके अंदर से आप आपके इसको बाजू में निकाल दो, टैक्सेबल अमाउंट को अलग निकाल दो, आप टैक्सेबल अमाउंट को अलग निकालो, टैक्स को अलग निकालो, ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है?
सर रिटेल सेल प्राइस मतलब आपका मैक्सिमम प्राइस जो आपके पैकेज के ऊपर डिक्लेयर करके रखते हैं, जो भी आपका बॉक्स आता उसके ऊपर जो प्राइस डिक्लेयर रहता है एमआरपी, वो आ जाएगा। सर अगर एक से ज्यादा एमआरपी है तो कौन सा प्राइस लेने का? हाईएस्ट प्राइस लेने का। कौन सा प्राइस लेने का? हाईएस्ट। सर अगर रिटेल सेल प्राइस आपका कभी भी इंक्रीज हो रहा है एट एनी स्टेज, तो जो रिवाइज प्राइस है उसको अपना रिटेल सेल प्राइस मानने का। सर अगर डिफरेंट रिटेल सेल प्राइस है डिफरेंट एरिया के लिए, तो जो एरिया में आप बिजनेस कर रहे हो उसका आपको रिटेल सेल्स प्राइस देने का। कई बार है ना, ये मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट में होता है। एग्जांपल, इफ सोल्ड विद इन पुणे देन 35 रुपीज, इफ सोल्ड आउटसाइड पुणे 38 रुपीज। तो सर अगर पुणे में सप्लाई कर रहे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 35, पुणे के बाहर कर रहे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 38। क्लियर है? सर चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अभी अपन अगला पॉइंट आपकी किसकी बात करता है? वैल्यू ऑफ सर्टन सप्लाईज। चलो सर, अभी यहाँ पे ना स्पेसिफिक सप्लाईज के लिए ना सर्टन सेट ऑफ रूल्स बनाए गए भाई, जिसके थ्रू आप लोग वैल्यूएशन को ये करोगे, क्या करोगे? वैल्यूएशन निकालोगे ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। ये ऑप्शनल स्कीम है। सबसे पहले बात करेंगे सर, अगर आप मनी एक्सचेंज के अंदर डील कर रहे हो, किसमें डील कर रहे हो? मनी एक्सचेंज में। तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया हुआ है कि अगर आपका वन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इज इन आईएनआर, मतलब सर एग्जांपल्स के थ्रू समझते, चलो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएंगे। आपने क्या किया? आपने पे किया 1 लाख आईएनआर, इन रिटर्न आपको मिल रहा है 10,000 यूएसडी। तो सर ये ट्रांजैक्शन का वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालने का? सबसे पहले चेक करो क्या आपको आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल था क्या उस दिन का। सर आरबीआई ने रेफरेंस रेट देके रखा था 98.5, आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है 97 से, आपने 10,000 यूएस डॉलर के अंदर डील किया फॉर एग्जांपल। कितने यूएस डॉलर में डील किया? 1000 यूएस डॉलर। तो सर इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा? 1000 इंटू आरबीआई का रेफरेंस रेट माइनस आपका रेफरेंस रेट, इधर कितना आ रहा है? 1.5। तो सर इधर वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना बन जाएगा? 1500 बन जाएगा। सर अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं रहेगा तो जो जो आपका आईएनआर वाला वैल्यू है ना, उसका 1% आप वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लोगे। क्लियर? सर इफ नन ऑफ द करेंसी इज एक्सचेंज इन आईएनआर, तो सर मतलब बेसिकली क्या हो गया? यहां पे आपने पे किए लेट से $1000, इन रिटर्न आपको मिल रहा है पाउंड 900। तो सर अब इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेगा? तो सर इसको आप आईएनआर में कन्वर्ट कर लो। लेट से रेट था 92, ये बन गया 92,000। एंड सर इसको भी आईएनआर में कन्वर्ट करो। लेट से रेट था आपका 102, तो सर 9000 इंटू 102 अमाउंट कितना बन गया? 91,800। 91,800। सर इन दोनों का लोवेस्ट वैल्यू कौन सा आ रहा है? 91,800। इसका 1% यानी कि 918, ये आपका क्या माना जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। समझा आप सबको? ये था आपका सेक्शन 32(2)(a). 32(2)(a). सबसे पहले आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है, तो आरबीआई का रेफरेंस रेट माइनस आपका रेट इनटू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। आरबीआई, अगर आपका आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो जो आईएनआर वाला अमाउंट है उसका 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर अगर आईएनआर है ही नहीं, जो दो करेंसी है उसको आईएनआर में कन्वर्ट करो, उसका 1% जो भी लोवेस्ट है वो माना जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप स्लैब बेस्ड वैल्यूएशन में भी जा सकते हो, बट ये एक बार अगर आपने एक साल के लिए स्लैब बेस्ड वैल्यूएशन को ऑप्ट कर लिया तो पूरा साल आपको स्लैब बेस्ड में ही जाना पड़ेगा। सर स्लैब बेस्ड में बेसिकली क्या बोलते हैं कि अगर आपका ट्रांजैक्शन का वैल्यू 0 से लेके 1 लाख तक है, मतलब जो आप लोग करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हो उसके अंदर आईएनआर आपका 0 से लेके 1 लाख तक है, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना माना जाएगा? चलो इसको यहां पे लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट और ₹250 विच एवर इज हायर। सर एग्जांपल से देखो, अगर आपने ट्रांजैक्शन किया लेट से 70,000 का, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आएगा? 70,000 का 1% कितना आता है सर? वो 700 और 250 विच एवर इज हायर, यानी कि 700। बट सर अगर लेट से आपने ट्रांजैक्शन किया 10,000 रुपीज का, तो कितना आएगा? 10,000 का 1% वो कितना आएगा? 100 और 250 विच एवर इज हायर, मतलब 250 आ जाएगा। ठीक है, तो सर मैं बोलूं 1000 तक आपका मैक्सिमम कितना आएगा? 1000, सॉरी 1 लाख तक आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आएगा? 1000 आएगा। 1 लाख तक मैक्सिमम 1000। फिर सर अगर आपकी अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है, अप टू 10 लाख है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना मानने का? 1000 प्लस 0.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द करेंसी एक्सचेंज माइनस 1 लाख।
सर इसको एग्जाम्पल से समझो, आपका अमाउंट कितना है अभी, 4 लाख रुपए आपका अमाउंट है। तो सर मैं बोलूं 0 से लेके 1 लाख तक आपने 1% पे कर दिया है। कितना पे कर दिया है, 1%। वो कितना आ गया आपका 1000। सर देखो 4 लाख में से आपने 1 लाख के ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, अभी कितना बचा 3 लाख। तो सर आप 3 लाख के ऊपर कितना पे करोगे, 0.5%। निकालो कितना आता है, 3 लाख इंटू 0.5%, वो आएगा 1500। तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ गया, 2500। सर अगर आपकी अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना रहेगा, 5500। अब ये 5500 क्या है मालूम है क्या आपको, देखो 0 से लेके 1 लाख तक अगर मैं 1% निकालू तो वो आ गया 1000। वो कितना आ गया 1000। और सर 1000 1 लाख से लेकर 10 लाख तक जाऊंगा, 1 लाख से अगर मैं किधर तक गया, 10 लाख तक गया, इसके ऊपर 0.5%, यानी कि 9 लाख के ऊपर 0.5% कितना आता है 4500। तो टोटल कितना आ गया आपका 5500 आ गया ना। तो सर अगर अमाउंट आपकी 10 लाख से ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, 5500 प्लस 0.1% ऑफ द एक्सेस अमाउंट, अमाउंट एक्सेडिंग 10 लाख और ₹60,000 विच एवर इज लोअर। सर एग्जाम्पल, सर मान लो अगर मेरा अमाउंट यहां पे दिया हुआ है 24 लाख, कितना अमाउंट दिया हुआ है 24 लाख। तो सर देखो 0 से 1 लाख तक मुझे मालूम है 1% से होता है 1000। उसके बाद में सर 1 लाख से लेके 10 लाख तक 0.5% के हिसाब से होता है 4500। तो सर मेरा 10 लाख तक वैल्यू निकल गया, मुझे जाना 24 लाख तक है। तो कितना एक्स्ट्रा बच रहा, एक्स्ट्रा बच रहा सर 14 लाख। 14 लाख का मैं कितना लूंगा 0.1%। सर 14 लाख इंटू 0.1%, वो कितना आता है 1400। तो पूरे ट्रांजेक्शन का वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ गया मेरा 6900 आ गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है सर। इसका एक क्वेश्चन है यहां पे, वो अपन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 19। सर आपने $1000 को परचेस किया 74 रुपीज के रेट से, आरबीआई का रेट था 74.6, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आएगा सर, तो इधर आएगा 1000 इंटू ये दोनों का डिफरेंस कितना है वो 0.6, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ गया 600 रुपए। सर आपने $2000 को सेल किया एट द रेट 74.5, आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं था। तो सर 2000 इंटू 74.5 इंटू 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा, मतलब कितना आ गया 1490। यह आ गया आपका आंसर रूल 32(2)(a) के हिसाब से। 32(2)(b) के हिसाब से पहले केस में आपका ट्रांजैक्शन कितना है 1000 इंटू 74, ये कितना आ गया आपका 74,000, उसका 1% कितना आता है 740 और 250 विच एवर इज हाइयर, मतलब 740 हो गया। सर सेकेंड केस में ट्रांजेक्शन कितना है 2000 इंटू 74.5, 2000 इंटू 74.5 कितना आता है वो 2000 इंटू 74.5 1,49,000। तो सर देखो 0 से लेके 1 लाख तक अब कितना लगाओगे 1%, मतलब वो बन गया 1000। एक्स्ट्रा कितना है आपका 49,000, उसके ऊपर आप कितना लगाओगे 0.5%, 49,000 इंटू 0.5%, वो कितना आता है 245। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना बन गया 1245। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना बन गया यहाँ पे 1245। क्लियर है आप सबको। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 बेस्ड ऑन दिस पॉइंट। सर फिर अगला बात करते हैं, अगर आप लोग कोई भी एयर टिकट को बुक कर रहे हो, एयर टिकट, तो चेक करो क्या ये आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है या इंटरनेशनल। डोमेस्टिक फ्लाइट है तो जो भी आपका बेसिक फेयर था उसका 5% वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो बेसिक फेयर का 10% आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सर बेसिक फेयर मतलब वो फेयर जिसके ऊपर कमीशन एयरलाइन देती है अपने एजेंट को, यहाँ पे सिर्फ आपका बेसिक फेयर लेने का, इसके ऊपर अगर और कोई भी एडिशनल चार्जेस थे, सीट प्रेफरेंस चार्जेस, फूड वगैरह किया रहेगा, आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। सर एक एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 20 देखो, आपने एक डोमेस्टिक टिकट बुक की, अमाउंट कितना था 7 लाख, तो इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आएगा 7 लाख का 5%, 7 लाख का 5% 35,000। और इंटरनेशनल टिकट बुक की अमाउंट था 15 लाख, वैल्यू ऑफ सप्लाई 15 लाख का 10% 1.5 लाख। समझा क्या? अच्छा सॉरी, इसके अंदर क्या बोला गया भाई, मेरे से क्वेश्चन पढ़ने में एक चीज रह गई, बेसिक फेयर कंपोनेंट दोनों का कितना था 70% एंड 60%। तो सर देखो 7 लाख में मेरा बेसिक फेयर का कंपोनेंट था 60%, अभी उसका 5% निकालना है मुझे। 7 लाख इंटू 60% इंटू 5%, वो कितना आएगा अभी 21,000। और सर इंटरनेशनल में वो कितना था 60%, तो सर 15 लाख इंटू, इधर 70 था, आई एम सो सॉरी,
डोमेस्टिक में कितना था, 70% था, 70%। तो सर 7 लाख इंटू 70% इंटू 5%, इधर आएगा आपका 24,500, और इंटरनेशनल में वो बेसिक फेयर था 60%, तो 15 लाख इंटू 60% इंटू 10%, 15 लाख इंटू 60%, 9 लाख इंटू 10%, वो कितना आएगा आपका 90,000 आएगा, 24,500 एंड 90,000। डन। चलो सर, सर उसके बाद में अपन बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में। उसको ना यहाँ पे आप ये एग्जांपल के थ्रू समझो। सर अगर आप लोग किसी भी पर्सन का लाइफ इंश्योरेंस निकाल रहे हो तो आपको उसके अगेंस्ट क्या पे करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। सर अभी यहाँ पे माना गया हुआ है कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है ना, ये टैक्सेबल वाला है। कौन सा है, टैक्सेबल वाला। वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को बहुत सारा आजकल एग्जेम्पशन मिलता है, बट अपन यहाँ पे मान रहे कि जो टैक्सेबल वाला कंपोनेंट है ना, जब आप लोग ग्रुप के अंदर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस लेते हो तो टैक्सेबल कंपोनेंट का वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे। लेट से सर आपने प्रीमियम पे किया 1 लाख, और इसमें आपकी सिर्फ रिस्क कवर हो रही है। मतलब सर अगर आपकी डेथ हो गई तो आपको पैसा मिलेगा, बट अगर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अगर आप जिंदा बच गए आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि सिर्फ अगर रिस्क कवर हो रही है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरा 1 लाख रुपीज माना जाएगा। बट सर अगर ये रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पहले आपकी डेथ होती है तो आपके फैमिली वालों को पैसा मिल जाएगा, यानी कि आपके नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। बट अगर आप लोग जिंदा बच गए तो आपको रिटर्न पैसा मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको यह चेक करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट का पोर्शन सेपरेटली बताया था। अगर हाँ, जैसे कि बोला था हम लोग 20,000 इन्वेस्टमेंट के लिए लगाएंगे, तो इसमें से 1 लाख टोटल प्रीमियम माइनस इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को अलग से निकाल दो, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि 80,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बट सर अगर आपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अलग से नहीं बताया है तो आपको यह चेक करना है कि आप पैसा कैसे ले रहे हो। सर सिंगल एन्यूटी मतलब आपने पूरे इसका पूरा जो भी आपका कवरेज है उसका एक ही बार प्रीमियम लिया, तो प्रीमियम का 10% आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। प्रीमियम का 10% वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। बट सर अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे हो, मतलब आप हर साल पैसा लेने वाले हो, तो जब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल रहा है तो जो भी उसका वैल्यू है उसका 25%, जो भी प्रीमियम पे किया उसका 25% वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मतलब 1 लाख का 25% कितना था, 25,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और जो सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट है उसका 12.5% क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा, यानी कि 12,500। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो ले लो। डन सर, ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। चल सर बढ़ेंगे अभी अगले क्वेश्चन की तरफ, जो किसकी बात करता है, सेकेंड हैंड गुड्स। सर सेकेंड हैंड गुड्स के केस में बात बहुत सिंपल है। आपने उसको परचेस किया 1 लाख में, आपने उसको सेल किया 1,20,000 में, आपने कितना प्रॉफिट कमाया 20,000, तो 20,000 आपका क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सर अगर मैंने बाय किया रहता था 1.2 लाख में एंड सेल करता मैं 1 लाख में, तो ये ट्रांजैक्शन में मुझे 20,000 का लॉस होता। तो इस केस में अगर अमाउंट नेगेटिव आ रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आप कितना मानोगे, 0 मानोगे, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आए तो इग्नोर कर दोगे। कंडीशन एक ही है, आईटीसी शुड नॉट हैव बीन अवेल्ड ऑन द परचेस ऑफ गुड्स। बराबर। सर अगर आईटीसी अवेल किया है परचेस ऑफ गुड्स पे तो उसका अपन क्या देखते हैं, वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। सर रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल है, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। मान लो मैंने एक मोबाइल स्टैंड को बाय किया, ये मोबाइल स्टैंड को बाय किया, जब बाय किया तब टैक्स पे किया है ना। अभी मैं इसको सेकंड हैंड बोल के सेल कर रहा हूं, लेट से मैंने बाय किया था इसको 1,000 रुपीज का, अभी मैं इसको सप्लाई कर रहा हूं 800 पे, तो सर 1,000 रुपीज का जब मैंने बाय किया था उसके ऊपर मैंने आईटीसी अगर क्लेम किया नहीं है, और अगर इसको मैं सेल कर रहा हूं एंड अगर मैं सेलिंग प्राइस पूरे 800 के ऊपर जीएसटी लगा दूंगा बिना आईटीसी क्लेम किए, तो गवर्नमेंट को 1,000 प्लस 800 1800 पे जीएसटी मिलेगा। बट वो तो सिंगल चीज है ना, तो डबल टैक्सेशन ना हो इसके लिए पॉइंट लगाया जा रहा है। गुड्स को कैसे सेल करना चाहिए अपने, एज सच या तो छोटा माइनर प्रोसेसिंग करने के बाद में सेल करना चाहिए। एप्लीकेबिलिटी कब आता है, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है तो ही ये स्कीम आएगी। बराबर। अगर इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है कोई भी बंदा सेकंड हैंड गुड, जो कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, किसको सप्लाई कर रहा है, रजिस्टर्ड डीलर को, तो ये आपका एग्जेम्प्ट है। सर अगर आपने कोई भी छोटा मोटा रिपेयरिंग या रिफर्बिश किया तो उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। मतलब सर आपने परचेस किया 10,000 रुपीज का, छोटा खर्चा किया 500 रुपीज का, सेल किया 12,000 रुपीज का, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना माना जाएगा, तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी 10,500, सेलिंग प्राइस हो गई 12,000, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया 1,500।
ठीक है। अगर आपने मार्जिन स्कीम को ऑप्ट किया, पर्सन सेलिंग द कार to the company shall not issue a taxable invoice and accordingly the purchasing company shall not avail the ITC। ठीक है, ये पॉइंट एक्चुअली इधर आना चाहिए। ये क्या बोल रहे देखो ध्यान से, पहले मैं नीचे वाले पॉइंट्स पढ़ता फिर ऊपर वाला पॉइंट दिखाता हूं आपको। सर अगर आप ओल्ड एंड यूज मोटर व्हीकल को अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए डिफरेंट रेट है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इंजन। अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो आपका कॉस्ट क्या माना जाएगा, आपका डेप्रिशिएटेड वैल्यू। मतलब सर आपने मशीनरी को बाई कार को बाई किया था 10 लाख रुपीज में, आज उसका WDV चल रहा है 7 लाख और अभी आप उसको सप्लाई कर रहे हो 8 लाख के लिए, तो आपका कंसिडरेशन कितना हो गया 8 लाख, डेप्रिशिएबल वैल्यू कितना हो गया 7 लाख, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया आपका 1 लाख। सर अदर केस से मतलब अगर आपने डेप्रिसिएशन को क्लेम नहीं किया है तो आपका सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अमाउंट नेगेटिव आ रही है तो इग्नोर कर दो। सर अगर आपने आईटीसी को अवेल किया था तो वैल्यूएशन किसके हिसाब से होगा, नॉर्मल वैल्यूएशन यानी कि सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यूएशन हो जाएगा। सर स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले लो। डन सर। उसके बाद में सर क्या पॉइंट बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग कोई भी गुड्स को रीपर्चेस कर रहे हो डिफॉल्टिंग बोरोवर से, तो इन मेनी केसेस क्या होता है, गुड्स आप लोग ऑब्टेन कर रहे हो थ्रू लोन अरेंजमेंट आर रीपर्चेस्ड बाय द लेंडर ड्यू टू डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन। मतलब सर समझो यहाँ पे आपकी बैंक के एसबीआई, यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर ने गुड्स का क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया, पे रीपेमेंट का डिफॉल्ट कर दिया, तो एसबीआई ने कस्टमर से क्या रीपर्चेस कर दिया, गुड्स को रीपर्चेस कर दिया। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, अगर डिफॉल्टिंग बोरोवर इज अनरजिस्टर्ड, अपन यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, आपका परचेस वैल्यू निकाल रहे हैं, तो परचेस वैल्यू इज इक्वल टू परचेस प्राइस इन द हैंड्स ऑफ बोरोवर, यानी कि बोरोवर ने उसको कितने में बाय किया था, पर सर उसने यूज भी तो किया है, तो यूसेज के लिए आप माइनस करोगे 5% फॉर पर कैलेंडर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसका काउंटिंग चालू करना है डेट ऑफ परचेस से और उसको माइनस करते जाना है टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द पर्सन। सर देखो रेड्यूस कब तक करना है, डिस्पोजल डेट तक, रीपोजेशन के डेट तक आपको डिप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है, वो माइनस कब तक होगा, डेट ऑफ डिस्पोजल तक। सर एग्जांपल से समझाओ, देखो सर एग्जांपल से समझाता हूं आपको। सर यहाँ पे एक बोरोवर था, बोरोवर ने गुड्स को बाय किया एक टीवी को 1 लाख रुपए का ऑन 1 नवंबर 2026। आपने पेमेंट नहीं किया तो बैंक ने गुड्स को कब रीपर्चेस कर दिया, 28 जून 2027, एंड टीवी को सेल कब किया, 10 जुलाई को, कितने में सेल किया, 86,000। तो सर मेरा सेलिंग प्राइस तो मुझे मालूम है कितना है, 86,000। अभी इसका परचेस कॉस्ट क्या मानने का, तो परचेस कॉस्ट आएगा जितने में परचेस बायर ने किया था ओरिजिनली, आप माइनस करोगे 5% फॉर पर क्वार्टर यूज्ड टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। देखो सर बाई किया आपने नवंबर 2026 में, मतलब यहाँ पे अक्टूबर 26 से लेके दिसंबर 26 का क्वार्टर आपने यूज किया, फिर सर आपने जैन से लेके मार्च 27 का क्वार्टर यूज किया, फिर आपने सर इधर अप्रैल से लेके जून 27 का क्वार्टर यूज किया, और सर अभी आप उसको डिस्पोज कब कर रहे हो, डिस्पोज कब कर रहे हो, 10 जुलाई को डिस्पोज कर रहे हो। रीपर्चेस कब किया मैटर नहीं करता, डिस्पोज कब किया 10 जुलाई, तो कहना है इससे आपने वापिस जुलाई से लेके सितंबर का क्वार्टर यूज कर लिया, तो कितने क्वार्टर यूज हो गए, 1 2 3 4 क्वार्टर यूज हो गए, तो आपका अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख माइनस 5% इंटू 4 क्वार्टर, तो ये अमाउंट कितना आ गया, परचेस कॉस्ट 80,000, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना बन जाएगा 6,000। सर बट अगर बोरोवर रजिस्टर्ड रहता तो, ये जो बोरोवर अगर ये जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड रहता तो ऐसा माना जाता ना कि बोरोवर ने सेल कर दिया, कितने में सेल किया, 86,000, यानी कि टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू इज टू बी पेड। समझा, टैक्स कौन पे करेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी बोरोवर रजिस्टर्ड है, वो आपको पैसा नहीं दे रहा, आप एज अ बैंक सप्लाई कर रहे हो तो बैंक आपको इधर जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो जाएगा। तो अगर बोरोवर रजिस्टर्ड है तो रीपोजेसिंग लेंडर यानी कि बैंक शैल डिस्चार्ज द जीएसटी ऑन द सप्लाई वैल्यू विदाउट अलाउइंग एनी रिडक्शन फ्रॉम द एक्चुअल और नोशनल परचेस प्राइस। सर फिर बात करेंगे अपन किसकी, वाउचर्स की, स्टैम्प की, कूपन की, टोकन की। सर वाउचर, स्टैम्प, कूपन, टोकन का वैल्यू कितना रहता, तो उसका वैल्यू रहता है जितने के अगेंस्ट आप उसको क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, अदर देन पोस्टेज स्टैम्प, बाकी के वाउचर जितने के अगेंस्ट वो रिडीम हो सकते हैं वो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एक क्वेश्चन 23 देखो इसके लिए, क्वेश्चन 23, इजी कूपन लिमिटेड ने कूपन बेचे,
कूपन का कॉस्ट था 900, रिडीमेबल वैल्यू था 1000, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना माना जाएगा भैया आपका 1000 वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है? चलो कंसेप्ट वाइज ये आपका एक सेकंड लास्ट पार्ट हो सकता है, नीचे एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे अपन, देखो ध्यान से। सर प्योर एजेंट सर्विसेज, उसका जीएसटी इंप्लीकेशन क्या है? सर मैं अगर सीधा क्रक्स आप लोगों को बताऊं ना, तो प्योर एजेंट का सर्विस का जो भी एक्सपेंसेस है ना, वो आपके सप्लाई का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। सर दो एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एक क्लाइंट आया आपके पास, एक क्लाइंट आया आपके पास, क्लाइंट ने आपको बोला मुझे क्या करके दो, कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दो। क्या करके दो? कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दो। आपने बोला इसके लिए मेरी प्रोफेशनल फीस लगेगी लेट से 10,000 रुपीज, और आपको इधर आरओसी को फीस देना पड़ेगा 4,000 रुपीज। क्लाइंट ने सीधा आपको कितना पैसा दे दिया? 14,000। 14,000 में से कहना है इसे 10,000 रुपए आपका है, आपको 4,000 रुपए किसको पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। आपने यहां पैसा सिर्फ बायर से कलेक्ट किया टू पे टू द गवर्नमेंट, मतलब आपने ये जो 4,000 के लिए सर्विस दिया, ये क्या बन जाएगा आपका? प्योर एजेंट का सर्विस। तो ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा, आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा 10,000 रुपीज का। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? सर दूसरा एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। समझो यहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, या तो कंपनी सेक्रेटरी है। कोई भी बच्चे नाराज नहीं होने चाहिए। समझो आप लोग क्या करने के लिए गए? ऑडिट करने के लिए गए। आपने क्लाइंट को क्या बोला कि हमारी ऑडिट की फीस है लेट्स से 1 लाख रुपीज, ऑडिट की फीस है 1 लाख रुपीज, और ये जो हम आपके क्लाइंट बेस पे आए, हमने ऑडिट वगैरह किया, इसके लिए हमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, जितना हमने टिकट पे किया, उसका मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बता रहा हूं 24,362 रुपीज है। क्लाइंट ने अभी आपको कितना पैसा दिया? 1,24,362। तो अभी ये क्वेश्चन है, क्या ये 24,362 आपका प्योर एजेंट का कॉस्ट है क्या? क्या ये आपका प्योर एजेंट का कॉस्ट है क्या? आंसर इज नो, ये आपका एंसिलियरी कॉस्ट टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। समझा आप सबको? ये एग्जांपल बस वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। सर एक क्वेश्चन इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 24, सब लोग आ जाओ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट? सर पॉइंट क्लियर है, क्वेश्चन देख रहे अपन। अरे हाँ बाबा, क्वेश्चन देखा क्या आपने? वही मैं पूछ रहा। चल क्वेश्चन को देखेंगे अपन। सर पहला क्वेश्चन है, एक्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वाई के साथ रियल एस्टेट एजेंट टू सेल हिज हाउस। वाई ने एडवर्टीजमेंट दिया टेलीविजन के अंदर, जिसके लिए उसको खर्चा लगा 1 लाख का। वाई ने बिल किया एक्स को 5 लाख का। इनवॉइस के अंदर क्या बताया गया भाई कि 4 लाख रुपए का मेरा कंसिडरेशन है एंड 1 लाख रुपए का मैंने टीवी में एडवर्टीजमेंट दिया। वाई बोल रहा मैं जीएसटी पे करूंगा सिर्फ 4 लाख पे, 1 लाख रुपए प्योर एजेंट है। नहीं ना भैया, 1 लाख रुपए तो तूने कॉस्ट इनकर किया है ना वो सप्लाई करने के लिए। वाई ने कहीं पे भी तुझे ये नहीं बोला था, एक्स ने तुझे कहीं पे भी ये नहीं बोला था कि तू 1 लाख रुपए का मेरे भी आप पे टीवी में एडवर्टीजमेंट कर। वो तो तुझे सप्लाई करने का था, इसके लिए तूने खर्चा किया। तुझे पूरे 5 लाख के ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज एक्स अ सर्विस प्रोवाइडर इनकर्स कॉस्ट सच एज ट्रैवलिंग कॉस्ट, पोस्टेज टोटलिंग टू 50,000. Showing separately in the bill, he claimed the exclusion of the same from the value of taxable services under the pretext that he was acting as a pure agent. नहीं भैया, ये जो भी खर्चा है ये प्योर एजेंट का नहीं है, ये आपके इंसिडेंटल एंड एंसिलियरी एक्सपेंसेस है, ये इंक्लूड हो गया आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ एन आर्किटेक्चर फर्म फॉर बिल्डिंग हाउस, कंसिडरेशन फिक्स किया गया था 5 लाख का। इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बी इनकर्ड एक्सपेंसेस सच एज टेलीफोन चार्जेस, एयर ट्रैवल टिकट ऑफ ₹1 लाख। बी ने रिकवर किया सेम को ए से, और बी बोल रहा है मैं जीएसटी सिर्फ 5 लाख पे करूंगा, 1 लाख पे जीएसटी नहीं आएगा। रॉन्ग, ये आपके इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, ये भी जीएसटी में इंक्लूड हो गए। A custom house agent paid the custom duty of 3 lakh on behalf of his client and the same was included in the fees of 10 lakh but shown separately. सर अभी ये 3 लाख रुपए आपका प्योर एजेंट का कॉस्ट है, क्योंकि जो एजेंट है उसने 3 लाख रुपए का ड्यूटी कस्टमर के बिहाफ पे किया, जो कि गुड्स को होम कंजम्पशन के क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस आपका कितना आ जाएगा? 7 लाख आ जाएगा। क्लियर है सर? अभी अगर किसी को क्वेश्चन वापस से रीड करना है तो वीडियो को पॉज करो एंड रीड कर लो। पढ़ लिया आप सबने? चलो बढ़ेंगे अभी अगले पॉइंट की तरफ, जो किसकी बात करता है? जीएसटी ऑन एयरपोर्ट ड्यूज। क्या होता है, एक एयरलाइन ऑपरेटर जो है, एयरलाइन ऑपरेटर, सर एक एग्जांपल दूं मैं आपको तो एयर इंडिया। एयर इंडिया क्या करता है ना, जो भी अपना टिकट इशू करेगा एम्बार्किंग पैसेंजर को, उसके अंदर वो क्या चार्ज करता है?
पैसेंजर सर्विस फीस एंड यूडीएफ। यूडीएफ मतलब यूजर डेवलपमेंट फीस। अभी ये फीस है ना टेक्निकली होती है आपकी एयरपोर्ट ऑपरेटर की। एयरपोर्ट ऑपरेटर लेट से एक एग्जांपल के लिए अडानी एयरपोर्ट, अडानी एयरपोर्ट ऑपरेटर जो आपका किधर का है, नवी मुंबई का। सर यानी कि यह पैसा किसको मिलने वाला है, जो सप्लायर है अडानी एयरपोर्ट और नवी मुंबई, उसका पैसा मिलने वाला है। बट यह पैसा किसने कलेक्ट किया है, एयरलाइन ऑपरेटर। तो एयरलाइन ऑपरेटर जैसे कि एयर इंडिया जो भी पैसेंजर है उनसे ये फीस ले रहा है ना, तो यहाँ पे एयरलाइन ऑपरेटर आपका क्या है, प्योर एजेंट है जो रेसिपिएंट से पैसे को कलेक्ट कर रहा है। रेसिपिएंट कौन है आपका, एम्बार्किंग पैसेंजर है। एयरलाइन कंपनीज के अंदर जैसे कि एयर इंडिया वो क्या कर रही है, खाली प्योर एजेंट का काम कर रही है, चार्जेस को कलेक्ट करना ऑन बिहाफ ऑफ एयर ऑपरेटर। तो यहां पे नॉट अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द सप्लाई बाय एयरलाइन कंपनी। जो एयरलाइन कंपनी सप्लाई कर रहा उसके अंदर ये अमाउंट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यानी कि सर देखो एयरलाइन कंपनी ने इनवॉइस इशू किया जिसके अंदर उसने उसकी फीस चार्ज की 10,000, पैसेंजर सर्विस फीस एंड यूजर डेवलपमेंट फीस की अमाउंट चार्ज किया 2,000। तो सर एयरलाइन कंपनी को सिर्फ 10,000 पे क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो सर 2,000 पे जीएसटी कौन पे करेगा गवर्नमेंट को, तो यहां पे ये चार्ट में आप लोग देख लो। एयरपोर्ट का जो भी लेवी है, लेवी कौन कर रहा है, एयरपोर्ट ऑपरेटर। किसके ऊपर, पैसेंजर के ऊपर। कलेक्ट कौन कर रहा है, एयरलाइन। किसके बिहाफ पे कर रहा है, एयर ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है। तो जो भी पैसेंजर सर्विस फीस या यूजर डेवलपमेंट फीस है वो टैक्सेबल है किसके हाथ में, एयरपोर्ट ऑपरेटर। बट सर अगर एयरलाइन कंपनी ने कोई भी कमीशन चार्ज किया ये सर्विसेज के लिए, तो सर यानी कि एयर इंडिया क्या बोल रहा है, मैंने आपके लिए ये जो सर्विस फीस कलेक्ट की इसके लिए मैं आपसे कमीशन ले रहा हूं 20 रुपीज। तो यहाँ पे एयरलाइन कंपनी को जो भी उसने कमीशन चार्ज किया है ऑन दिस पीएसएफ या यूडीएफ उसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर है सर। एक्सचेंज रेट आपको कौन सा लगाना है, जहां पे आपका ट्रांजैक्शन अदर देन रुपीज है तो जो भी रेट सीबीआईसी नोटिफाई करेगा एज ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई वो लगाना पड़ेगा गुड्स के केस में। और सर्विसेज के केस में जो भी आपका गैप का रेट है उसको लगाना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। और सर अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके टैक्सेबल अमाउंट को निकालना पड़ेगा। बहुत ही डिटेल रिवीजन यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई का आपका कंप्लीट होता है। अगर अभी तक मेरे साथ वीडियो में बने हो तो जल्दी से लाइक कर दो, मेरे लिए प्यारा सा कमेंट कर दो। और जो भी बच्चे पहली बार ये वीडियो तक आ रहे उनको ये वीडियो में सच में यूजफुल है कि नहीं वो समझने के लिए एक छोटा सा कमेंट कर दो। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दो एंड वीडियो को दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।